हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। खूब आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग चिराग, शेख, युवराज, हकीम, निशा, अमन, मयंक, हिमांशु, सभी को गुड मॉर्निंग है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग है भाई। हर्ष, बलराम, दीपक, रवि, संजना, अदिति, ऋषित, नंदन, विशाल, दीक्षा, शगुन। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। यस यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज कौन सा लेक्चर नंबर है? आज लेक्चर नंबर है भैया, ओ भैया, आज लेक्चर नंबर 5 है। आज का टारगेट रख लेते हैं, टूडेज टारगेट, सेक्शन नंबर 36, 37, छोटे छोटे सेक्शन है, 38, 39, 40। बस ये टारगेट आज का रहेगा। ये टारगेट कंप्लीट होगा तो छुट्टी कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले रिवीजन से और फिर आगे चलेंगे। यस सर, रिवीजन कर लेते हैं। 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। सेक्शन 23, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन 24, पावर ऑफ SEBI। सेक्शन 26, matters to be stated in prospectus। section 27, variation in object or contract of prospectus। section 28, offer for sale by certain members। section 29, securities in demat form। section 30, advertisement for prospectus। section 31, shelf prospectus। section 32, red herring prospectus। section 33, application form। section 34, criminal liability for misstatement in prospectus। section 35, civil liability for misstatement इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो यहां तक हमने कवर कर लिया था। एक बारी नोट्स में भी चल लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 ये कहता है कि पब्लिक कंपनी को अगर सिक्योरिटीज अलॉट करनी है तो उसके 4 तरीके होते हैं, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कंपनी को सिक्योरिटीज अलॉट करनी है तो वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती, लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है सेबी की पावर। सेबी लिस्टेड कंपनी और वो कंपनियां जो लिस्ट होने वाली है उनके ऊपर 2 मैटर्स के लिए क्या बना सकती है,
रेगुलेशंस बना सकती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 25, अभी नहीं किया है, सेक्शन नंबर 26 दैट इज मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। हर प्रोस्पेक्टस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन कौन करेगा? कंपनी के सारे डायरेक्टर, कंपनी के सारे प्रपोज्ड डायरेक्टर, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनका ऑथराइज्ड अटॉर्नी साइन करेगा। हर प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारी डिटेल आएगी जो सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बताएगा, लेकिन जब तक सेबी इस सेक्शन के अंदर नहीं बताएगा तब तक हम सेबी एक्ट के अंदर जो रेगुलेशंस बनी है उसमें करेंगे। कंपनी डिलीवर करेगी प्रोस्पेक्टस को आरओसी को ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। यहां पर डेट ऑफ पब्लिकेशन का मतलब है जो डेट मेंशन्ड है प्रोस्पेक्टस में। अगर हम एक्सपर्ट की स्टेटमेंट अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर डालना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें 3-4 कंडीशंस देखनी पड़ेगी। एक, वो एक्सपर्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कंपनी के फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट में, उसकी रिटर्न कंसेंट ली होनी चाहिए, उसकी कंसेंट विड्रॉ नहीं होनी चाहिए, और यह बात प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। हर प्रोस्पेक्टस के पेज पर हम लिखेंगे कि आरओसी को हमने कॉपी डिलीवर कर दी है, और लिस्ट ऑफ वो सभी डॉक्यूमेंट जो हमने प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करे हैं वो उसकी भी लिस्ट देनी पड़ेगी। जिस दिन हमने आरओसी को प्रोस्पेक्टस डिलीवर करा है उसके 90 डेज के अंदर हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस को इशू कर देंगे पब्लिक को। अगर हमने यहां पर सेक्शन कॉन्ट्रावेन किया तो मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 27 जो ये कहता है कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो तो हमें पहले पास कराना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, पोस्टल बैलेट के थ्रू, 2 न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा, वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा, और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 28। अगर कंपनी के मेंबर चाहें तो अपनी सारी या पार्ट ऑफ दी होल्डिंग्स को कंपनी के थ्रू पब्लिक को इशू कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करके, लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? कलेक्टिवली कंपनी को ऑथराइज करना पड़ेगा, और कंपनी जो भी खर्चा करेगी वो खर्चा किससे रिकवर करेगी? इन मेंबर से रिकवर कर सकती है। और यहां पर कंपनी जिस डॉक्यूमेंट से ऑफर फॉर सेल करेगी उसे प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, यानी उसमें प्रोस्पेक्टस की सारी ड्यूटी जो है अप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 29 जो ये बोलता है कि कौन कौन सी कंपनीज को सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में करना मैंडेटरी है, जिसमें नॉर्मली बेटा कोई भी पब्लिक कंपनी अगर जा रही है पब्लिक ऑफर के लिए तो उसे सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में ही इशू करनी पड़ेगी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी डीमैट फॉर्म में इशू करनी पड़ेगी, प्राइवेट कंपनी को भी डीमैट फॉर्म में इशू करनी पड़ेगी, लेकिन स्मॉल कंपनी को करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर गवर्नमेंट कंपनी को करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरीके से निकालेगी तो वहां पर उसे ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी। उस एडवर्टाइजमेंट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ये सारे कंटेंट्स क्या होंगे? मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन नंबर 31 जो बात करता है कंपनी के शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसे कंपनी एक बार इशू करके मल्टीपल पब्लिक इशू ला सकती है बिना नया प्रोस्पेक्टस इशू करे। यहां पर जो होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस फर्स्ट ऑफर पे इशू किया जाता है, उसके बाद चाहे सेकंड ऑफर आए, थर्ड ऑफर आए, फोर्थ ऑफर आए, कोई भी ऑफर आएगा उसमें क्या इशू करा जाएगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करा जाएगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करा जाएगा पास टू फॉर्म के अंदर, पास टू फॉर्म के अंदर इशू किया जाएगा, और यहां पर इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर हो सकती है। सभी कंपनियां शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, सिर्फ वो कंपनियां शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है जिसको कि सेबी ने अलाउ किया है, जिसको कि सेबी ने अलाउ किया है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें प्रोस्पेक्टस की सारी डिटेल्स होती है लेकिन क्या नहीं होता? उसमें क्वांटम और प्राइस सिक्योरिटीज का मिसिंग होता है, उसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कंपनी फाइनल प्रोस्पेक्टस को फाइल करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। नॉर्मली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसके साथ इशू होता है? बुक बिल्ट इशू के साथ इशू किया जाता है, बुक बिल्ट इशू के साथ इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा एप्लीकेशन फॉर्म। हर कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म इशू करना पड़ता है ताकि लोग उसे फिल करके कंपनी में अप्लाई कर सके। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करना मैंडेटरी है। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस के सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे होते हैं, लेकिन 3 केसेस में हमें क्या करने की जरूरत नहीं है। इन 3 केसेस के अंदर हमें अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 34 जो बात करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी लग जाएगी, और क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी मतलब उनके ऊपर क्या लग जाएगा? सेक्शन 447 लग जाएगा। बट यहां पर 2 एक्सेप्शन है जहां पर वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 बात करता है सिविल लाइबिलिटी की। इसमें कुछ कंडीशंस है। प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, सब्सक्राइबर ने प्रोस्पेक्टस पढ़ के अप्लाई करा होना चाहिए, सब्सक्राइबर को लॉस होना चाहिए, तो वो लॉस की रिकवरी कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है? कंपनी से रिकवर कर सकता है, डायरेक्टर से रिकवर कर सकता है, प्रपोज डायरेक्टर से रिकवर कर सकता है, प्रमोटर से रिकवर कर सकता है, ऑथराइज जिस पर्सन ने ऑथराइज करा था उस पर्सन से क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। और अगर ये क्लियर हो जाता है कि इंटेंशन फ्रॉड करने की थी तो इन लोगों की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। बट सेक्शन 35 के अंदर भी मेरे बच्चा 3 एक्सेप्शन है। इन 3 एक्सेप्शन में अगर फॉलो होगे तो आपको लॉस की भरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लॉस की भरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, क्या यहां तक ओके है सबको? नहीं खुशबू बेटा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। खुशबू का डाउट यह है कि सर जो आपने मिस स्टेटमेंट में 3 केसेस पढ़ाए थे, उसमें 3 केसेस में 3 अलग अलग केस लॉ के नाम लिखे थे, क्या वो केस लॉ याद रखने पड़ेंगे? द आंसर इज नो मेरे बच्चा, उसके बिना काम चल जाएगा, उसके बिना काम चल जाएगा। सारे बच्चे एक बारी ओके कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से ओके कंफर्म कर देंगे, यहां का काम हो चुका है। यस निखिल गुप्ता, बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए सबने ओके बोल दिया है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। देखो हमारा पेज नंबर 3.24 से कंटेंट पढ़ना बाकी था, बट एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कि मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस क्या कवर होगा क्या नहीं। ये बातें सिर्फ अलग से लिखी हुई हैं, बट हमने क्योंकि सेक्शन 34 और सेक्शन 35 कवर कर लिया है और हमें एग्जाम में उसी को कोट करना है, तो एग्जाम में अगर आप ये चीज लर्न नहीं भी करोगे, ये जो पॉइंट अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि मॉड्यूल में बस मैं आपके लिए रीड कर देता हूं, लेकिन अगर आप लर्न नहीं भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। यस सर, चलिए। तो उन्होंने बोला जब भी आप कंपनी के अंदर शेयर खरीदते हो तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? उब्रीमाई फाइट्स होता है, यानी ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब जब एक पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो वो गुड फेथ में खरीद रहा है, यानी कंपनी की ये ड्यूटी बनती है, कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इन्वेस्टर को बता दे, ताकि इन्वेस्टर एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, सो द लीगल डॉक्ट्राइन ऑफ उब्रीम फैदाइस प्रोवाइड्स, ये बात आता है कि ऑल पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज जो है गुड फेथ में काम करेंगी, मतलब सारी बातें फुल डिक्लेरेशन करेंगी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, यानी जो पर्सन शेयर्स खरीदना चाहता है उसका लीगल राइट है कि उसको ट्रू एंड करेक्ट डिस्क्लोजर मिलना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर, ट्रू एंड करेक्ट, उसको सारी बातें मिलनी चाहिए और सच्ची बातें मिलनी चाहिए। और इसीलिए जब भी प्रोस्पेक्टस में कंपनी कोई भी बात लिखती है तो वो केयरफुली, मतलब स्ट्रिक्टली एक्यूरेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रिक्टली एक्यूरेट होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। आप कोई ऐसा बात नहीं लिख सकते प्रोस्पेक्टस के अंदर जो नॉट स्ट्रिक्टली एक्यूरेट है। नॉट स्ट्रिक्टली मतलब थोड़ा एक्यूरेट है थोड़ा गलत है, ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। लिखो तो पूरा करेक्ट लिखो, वरना मत लिखो। नाइदर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं कर सकते जो कि डिस्क्लोज करनी चाहिए। सेबी ने बोला है कि आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसे क्या किया? कंसील किया या ओमिट किया, मतलब छुपा लिया। आपने प्रोस्पेक्टस में वो बात लिखी ही नहीं, जिसकी वजह से ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो जो झूठी हो और जो कि मिसलीडिंग हो। ये सभी पॉइंट्स हमने कल ही की क्लास में कवर कर लिए थे कि प्रोस्पेक्टस में हम कुछ भी झूठ वगैरह नहीं लिख सकते हैं, हमें सब कुछ कंप्लीट लिखना चाहिए, ट्रू लिखना चाहिए, हर मटेरियल बात को लिखना चाहिए। मिस स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट करना एक सीरियस ऑफेंस है, एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिसकी वजह से अगर कोई भी कंपनी ये क्राइम करती है तो उसे सेक्शन 34 भी लगता है, उसे सेक्शन 35 भी लगाया जाता है। और यहां पर हम आगे जाकर पढ़ेंगे लीगल राइट्स। अगर कंपनी ने इन्वेस्टर के साथ गलत किया है तो उसके क्या क्या लीगल राइट्स है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ राइट्स जो उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिलते हैं और कुछ राइट्स उसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मिलते हैं। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एज मिस स्टेटमेंट एंड मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस? हम कब मानेंगे कि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है या प्रोस्पेक्टस से लोग मिसलीड हो सकते हैं? जिसके यहां पर आपको 3 एग्जांपल दिए हुए थे जो हमने लास्ट क्लास में मेरे बच्चा कवर कर लिए थे। ये 3 एग्जांपल उसी को ऊपर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टस को मिसलीडिंग तब माना जाता है जब उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट होती है। प्रोस्पेक्टस को मिसलीडिंग कब माना जाता है? जब हम उसमें कोई मिस स्टेटमेंट करते हैं। कॉमन पार्लेंस का मतलब होता है आम भाषा में मिस स्टेटमेंट का मतलब है ऐसी बात प्रोस्पेक्टस में लिखना जो कि झूठ है। अगर आप झूठी बात लिख रहे हो मतलब आप लोगों को मिसलीड कर रहे हो। और स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट तब होती है
जब उससे रॉन्ग इंप्रेशन जाता है एक्चुअल फैक्ट्स का। मतलब आपने बात हो सकता है सही लिखी हो, लेकिन इस तरीके से लिखी कि लोगों का इंप्रेशन आपके ऊपर गलत गया। जैसे मैंने आपको पता नहीं कल एग्जांपल बताया था कि नहीं बताया था कि 3rd क्लास में जब मैं मेरी रेस थी स्कूल के अंदर, तो मैं घर पे आके मम्मी को बताया कि मम्मी मैं रेस में सेकंड आया हूं। मम्मी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें बताया कि मैं सेकंड आया हूं मम्मी रेस में, और मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश भी बनाई थी, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया, क्या नहीं बताया था, कि रेस में सिर्फ 2 ही लोग दौड़ रहे थे और मैं उसमें से सेकंड आया। तो आपने बताया तो सच, लेकिन इससे रॉन्ग इंप्रेशन जा रहा है, इससे रॉन्ग इंप्रेशन जा रहा है, तो इसको हम मिस स्टेटमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पूरी बात बताई नहीं है। सो इट कुड आइदर बी ड्यू टू कमीशन और ओमिशन। कमीशन का मतलब होता है इंक्लूजन, मतलब आपने कोई चीज इंक्लूड कर दी जो कि इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी, और ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज हटा दी, कोई चीज इंक्लूड नहीं करी, कोई चीज इंक्लूड नहीं करी जो कि होनी चाहिए थी। हो सकता है आपने दोनों भी करा हो, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 34 स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस शॉल डीम्ड टू बी अनट्रू। हम मान लेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है अगर वो स्टेटमेंट मिसलीड कर रही है लोगों को, अगर वो स्टेटमेंट मिसलीड कर रही है, या उस स्टेटमेंट के इंक्लूड होने से या उस स्टेटमेंट के रिमूव होने से लोग मिसलीड होकर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। और क्योंकि हमने बड़ी बड़ी पेनल्टीज रखी हैं, अगर सेक्शन 34 और सेक्शन 35 नहीं रखा होता तो प्रोस्पेक्टस में गलती करने से लोग नहीं डरते, धड़ाधड़ झूठ बोलते और लोगों का, पब्लिक का पैसा डुबा देते, क्योंकि उनके मन में डर है, क्योंकि डायरेक्टर्स के मन में डर है कि उनके ऊपर हैवी लायबिलिटी लग जाएगी, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस ले लिए जाएंगे। इसीलिए वो डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है कि वो कुछ प्रोस्पेक्टस में ऐसा ना लिखे जो कि एक्स्ट्रावेगेंट हो। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बढ़ा चढ़ाकर, कोई ऐसी बात ना लिख दे जो बढ़ा चढ़ाकर लिखी हो, या कोई ऐसी बात ना लिखे जो फ्लैटरिंग डिस्क्रिप्शन की हो। मतलब लोगों को मिसलीड करने की कोशिश वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में डर है कि अगर कल को हम पकड़े गए तो हमें 10-10 साल तक की जेल हो सकती है, हमें 10-10 साल की जेल हो सकती है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। वो लर्न नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, जो पॉइंट हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 क्या कह रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, सेक्शन 36 की हेडिंग है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, यानी हम लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, धोखे से उकसा रहे हैं कि वो लोग पैसा लगाएं, वो लोग पैसा लगाएं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़का है ना, जिसका नाम है रमेश यादव। का नाम क्या है? रमेश यादव। ये एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ये एक बहुत बड़ा क्या है? यूट्यूबर है। इसके पास 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं रमेश यादव जी को। और इसने क्या किया, इसने एक्स लिमिटेड कंपनी में 20%, एक्स लिमिटेड कंपनी में 20% शेयर्स खरीद लिए, 20% शेयर्स खरीद लिए। किस भाव पे? 50 रुपए पर शेयर के भाव पर खरीद लिए, 50 रुपए पर शेयर के भाव पर खरीद लिए। ठीक है, अब ये क्या करा, इसने शेयर खरीद लिए, ये अपने YouTube चैनल पर आता है और YouTube चैनल पर आकर कहता है कि एक्स लिमिटेड के शेयर्स मैंने तो खरीद लिए हैं 20%। क्या ये झूठ बोल रहा है? नहीं, क्योंकि इसने 20% खरीद लिए। और बताता है कि भाई इस कंपनी के शेयर्स जो हैं 3 महीने के अंदर 4 गुना हो जाएंगे। 4 गुना मतलब इसका रेट जो है 200 रुपए पर शेयर पर पहुंच जाएगा, 200 रुपए पर शेयर पर पहुंच जाएगा। अब ये जो यूट्यूब पर है, इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जब वो ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे यार लगता है पैसा कमाने का यही मौका है। और पैसा कमाने के लिए इसके सभी जो सब्सक्राइबर होंगे, 20 मिलियन नहीं, बट जो इसको अच्छी तरह फॉलो करते होंगे, वो लोग इस कंपनी के क्या करेंगे? शेयर्स खरीदने चालू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या आने लगेगी?
डिमांड आने लगेगी, जिसकी वजह से क्या आने लगेगी, डिमांड बढ़ने लगेगी। जैसे किसी शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, और ये प्राइस आप देखोगे सच में बढ़ने लगेगा। प्राइस बढ़कर मान लीजिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा रमेश यादव क्या करेगा, अपने शेयर्स को बेच देगा, अपने शेयर्स को सेल कर देगा महंगे में। जब वो 200 180 जहां भी पहुंचेगा बेचकर वो अपना पैसा क्या कर लेगा, 4 गुना कर लेगा। क्या ये रमेश यादव गलत कर रहा है या नहीं? बिल्कुल गलत कर रहा है। क्या इसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो यही बात सेक्शन 37 में लिखी है कि अगर कोई पर्सन जानबूझ के, चाहे अनोइंगली चाहे केयरलेसली, चाहे उसने जानबूझ के बात बोली हो चाहे केयरलेसली बात बोली हो, अगर उसने कोई ऐसा फोरकास्ट किया है, कोई ऐसी प्रॉमिस किया है जो कि झूठा है, ठीक है, तो उस केस में हम ऐसे, और ये इसने क्यों किया, क्योंकि ये चाहता है बाकी के लोग कंपनी में पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे। इन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इन्हें पता नहीं है। तो उस केस में रमेश यादव जी के ऊपर सेक्शन 447 लगा दिया जाएगा। यही बात सेक्शन 36 बोलती है। और यहां पर एक पर्सन का नुकसान होगा क्या? नहीं, यहां पर बेटा बहुत सारे पर्सन का नुकसान होता है, बहुत सारे। और ऐसे पर्सन को जेल में डाल, क्योंकि करोड़ों रुपया लोगों का इन्वॉल्व है अगेन, तो ये चीज अलाउड नहीं है। सेक्शन 36 आपको मना करता है। देखिए, एनी पर्सन हु, कोई भी पर्सन जो जानबूझ के, नोइंगली या रेकलेसली, मतलब केयरलेसली कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल देता है, कोई ऐसा प्रॉमिस कर जाता है, कोई ऐसी फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में बता देना कि भैया इसका प्राइस यहां जाने वाला है, जो कि फॉल्स है, जो कि झूठ है, जो कि डिसेप्टिव है, जिससे लोग मिसलीड हो सकते हैं, या वो जानबूझ के कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाता है। क्यों कर रहा है वो, उसने ये बात क्यों कही, ताकि दूसरे लोग उसकी बातों में आ जाए, दूसरे लोग उसकी बातों में आ जाए, और वो क्या कर ले, एग्रीमेंट कर ले। किस चीज का एग्रीमेंट कर ले? शेयर्स खरीदने का एग्रीमेंट कर लें, शेयर्स बेचने का एग्रीमेंट कर लें, शेयर सब्सक्राइब करने का एग्रीमेंट कर लें, या शेयर्स की गारंटी लेने का एग्रीमेंट कर दें। तो ऐसे पर्सन के ऊपर क्या लग जाएगा, सेक्शन 447 लग जाएगा, सेक्शन 447। ठीक है, इतना ही नहीं, वो ये भी कर सकता है, वो नॉर्मली क्या करना चाहता है, वो एग्रीमेंट करके पैसा कमाना चाहता है। कैसे? फ्लक्चुएशन इन दी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि उसने जो शेयर खरीदा था वो 50 में खरीदा था, उसकी यूट्यूब वीडियो आने के बाद वो शेयर कितने का हो गया, 200 रुपए का हो गया। तो शेयर की वैल्यू क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। और इस फ्लक्चुएशन से वो क्या कमाना चाहता है, इस फ्लक्चुएशन से वो कमाना चाह रहा है प्रॉफिट, इस फ्लक्चुएशन से वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो ये चीज क्योंकि गलत है, तो वो सेक्शन 447 उसके ऊपर लग जाएगा। एक और चीज वो कर सकता है, एक और चीज वो कर सकता है, जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़े, वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, क्या नाम था, रमेश यादव, हाँ, तो वो ये भी कर सकता है, रमेश यादव ये भी कर सकता है, जैसे ही उसकी सिक्योरिटी का दाम बढ़ जाएगा, वो किसी बैंक के पास जाकर इन सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकता है, और प्लेज करके बैंक से क्या ले सकता है, क्रेडिट फैसिलिटी या लोन ले सकता है। अब उसे लोन कम मिलेगा या ज्यादा? अगर 50 रुपए का प्राइस होता तो उसे लोन कम मिलता, 200 रुपए के प्राइस पर उसे लोन ज्यादा मिलेगा। तो रमेश यादव लोन ले सकता है अपने और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने यूट्यूब के बिजनेस को और बढ़ाने के लिए वो लोन ले सकता है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप किसी बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हो, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी टाइप का लोन लेना चाहते हो, और इसीलिए आपने ये सब करा है, तो ऐसे पर्सन के ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा, यानी इस पर्सन को 10 साल तक की जेल हो जाएगी। इवन आज अगर गुरप्रीत सर कह दे अपनी क्लास में कि भाई देखो, अभी बताता हूं, मेरा फोन कहां है यार, फोन बाहर रखा हुआ है, नहीं तो, हाँ, मान लीजिए मैं आज कह दूं कि भाई रिलायंस का शेयर ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, 6 महीने के अंदर 5,000 रुपए पहुंचने वाला है। क्या मैंने एक फॉल्स फॉरकास्ट कर दी, और इससे मैं इंड्यूस कर रहा हूं तुम लोगों को कि तुम लोग उस कंपनी में पैसा लगा दो। तुम लोग भी है, गुरप्रीत सर ने बोला ये लगा दो पैसा, 5,000 बन जाएंगे, आज का प्राइस है, अमीर हो जाऊंगा। तो ये चीज करना अलाउड नहीं है, हम ये चीज नहीं कर सकते, हम ये चीज फॉरकास्टिंग हमें करना अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके सर। फिर यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल बहुत ही वाहियात है, बट सुन लेते हैं इनका जो एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा कि एक नॉन रेसिडेंट
नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआरआई। नॉन रेसिडेंट इंडियंस का मतलब होता है जो सिटीजन तो इंडिया के हैं लेकिन रहते बाहर हैं। जो सिटीजन तो कहां के हैं, इंडिया के, लेकिन रहते बाहर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लीजिए 5 लोग हैं जो इंडिया के हैं बट दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, दुबई, ठीक है। और दुबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया में लोगों से पैसा मांगा, कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, इंडिया के अंदर, जो कि आपको मजा आ जाएगा, बहुत करोड़ों रुपए आप लोग कमाएंगे, हम आपको पैसे। और ये लोगों से क्या कर रहे हैं, ह्यूज सम ऑफ मनी कलेक्ट कर लिया, ये दिखाकर कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। और अब जब आपने पैसा दे दिया तो बदले में आपको क्या मिलने चाहिए थे, शेयर्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो आपको बदले में शेयर्स मिलने चाहिए थे। लेकिन ये लोग कहां रहते हैं, दुबई में। क्योंकि ये लोग दुबई में रहते हैं, इन्होंने क्या किया, आपको शेयर्स दिए ही नहीं कंपनी के, बल्कि सारा का सारा पैसा लेकर ये दुबई चले गए। जितना भी पैसा लोगों ने दिया कहां लेकर चले गए, दुबई लेकर चले गए, और ऑफशोर कंपनीज में लगा दिया। ऑफशोर मतलब यहां पर जो कंपनी इंडिया के बाहर की कंपनी है, नॉर्मली अगर ये लोग दुबई के हैं तो दुबई की कंपनियों में जाकर इन्होंने क्या कर दिया, पैसा लगा दिया, जो यही लोग कंट्रोल करते थे। तो यहां पर सेक्शन 36 ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को इंड्यूस करा पैसा लगाने के लिए कि भैया आप लोग पैसा लगाओ, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, आप लोग पैसा लगा दीजिए। कल को हो सकता है 1 साल के अंदर आपका पैसा 30 टाइम हो जाए, 30 गुना हो जाए। और लोग बेचारे, यहां इंडिया के लोग तो ऐसे ही हैं, उन्हें तो वैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो कह रहे हैं अरे यार क्या पता किस्मत लॉटरी की तरह लगी जाए, और पैसा एकदम से दे देते हैं, लोन ले लेके लोग पैसा दे देते हैं। तो इन एनआरआईज के ऊपर क्या लग जाएगा, सेक्शन 36 लगेगा, और इन्हें सेक्शन 447 के अंदर जेल भेज दिया जाएगा, तो सेक्शन 36 का क्रक्स सिर्फ इतना सा है मेरे बच्चा। सेक्शन 36 का क्रक्स ये है कि अगर कोई पर्सन जानबूझ के या केयरलेसली कोई ऐसी बात बोलता है जो कि फ्यूचर की फोरकास्ट, जो कि झूठी है, मिसलीडिंग है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है या वो लोन लेना चाहता है बैंक से, तो उस पर्सन के ऊपर सेक्शन 447 की पेनल्टी लगा दी जाएगी, अब नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा सेक्शन नंबर 37। ये कोई अलग सेक्शन है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? देखो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 34 पढ़ा। सेक्शन 34 में हमने क्या पढ़ा, क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़ी, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की, कि अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होगा तो सेक्शन 34 लगेगा। हमने सेक्शन नंबर 35 पढ़ा, सिविल लायबिलिटी के बारे में, कि अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होगा, उसके बारे में पढ़ा। और अभी मैंने आपको पढ़ा कि सेक्शन नंबर 36 जो कि फ्रॉड करके है ना, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। अच्छा मुझे बताओ, सेक्शन 34 35 में एक पर्सन का नुकसान हो रहा था या मल्टीपल पर्सन का नुकसान होता है? जब प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट निकलती है तो एक पर्सन का नुकसान होता है या मल्टीपल पर्सन का नुकसान होता है? सर मल्टीपल, बहुत सारे लोगों का एक साथ नुकसान होता है। और अभी जो ये रमेश यादव ने किया था यूट्यूब पे वीडियो डाल के, इस पे एक पर्सन का नुकसान हुआ था या बहुत सारे पर्सन का नुकसान हुआ था? बहुत सारे। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, यहां पर ना इन केसेस में एक पर्सन का नुकसान नहीं होता है, लाखों लोगों का नुकसान होता है। यस और नो? लाखों लोगों का नुकसान होता है। अब कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले सेक्शन 37 जैसा प्रोविजन था ही नहीं, और उस केस में क्या होता था, ये जो लाखों लोग हैं ना, सब अपना अपना केस अलग फाइल करते थे, यानी कोर्ट में कितने केसेस फाइल होते थे? लाखों केसेस फाइल होते थे। कितने केसेस फाइल होते थे? लाखों केसेस फाइल होते थे। कंपनी एक ही है जिसने गड़बड़ करी, सब लोग कंपनी पर केस कर रहे हैं, लेकिन केस कितने हो रहे हैं? लाखों हो रहे हैं। अब यार इतने लाखों केसेस को अलग अलग सुनवाई करना बेवकूफी है कि नहीं? बिल्कुल बेवकूफी है। और इसीलिए सेक्शन 37 को लाया गया कि भाई जब आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है,
जब आप सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, आपके साथ या तो कंपनी ने गलत किया है जिसने प्रोस्पेक्टस में झूठ लिखा था, या आपके साथ ये रमेश यादव ने गलत किया है जिसने यूट्यूब वीडियो बनाई थी, है ना। इन्होंने ही गलत किया है। गलत बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बट गलत करने वाला तो एक ही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इतने सारे केसेस ना डाल के एक कंबाइन केस डाल दो। कंबाइन केस मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल, तो हमें अलग अलग नहीं सुनना पड़ेगा ना। 1 लाख केसेस की अलग अलग सुनवाई करना तो पागलपन है। तो आप ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एग्रीव्ड पर्सन, यानी जिनके साथ गलत हुआ है, एक कंबाइन केस बना दो और एनसीएलटी के पास जाकर फाइन कर दो, है ना। और इस केस को जब बहुत सारे लोग मिलकर केस करते हैं, तो ऐसे केस को बोला जाता है क्लास एक्शन सूट। क्या बोला जाता है? क्लास एक्शन सूट बोला जाता है, क्योंकि यहां पर एक पर्सन नहीं केस कर रहा है अपना अपना, यहां पर सब लोग मिलकर, एक क्लास के लोग मिलकर, जिनके साथ गलत हुआ है वो लोग मिलकर केस फाइल कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है क्लास एक्शन सूट। ये कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं हुआ करता था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्पेशली इस चीज का सेक्शन लेकर आया गया कि अगर आपके साथ सेक्शन 34 में गलत हुआ है, सेक्शन 34 या सेक्शन 36, इन तीनों में से किसी भी सेक्शन के अंदर अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो आप जा सकते हो सेक्शन 37 में एनसीएलटी के पास जाकर आप क्या करोगे? केस फाइल करोगे। आप अकेले भी केस फाइल कर सकते हो, कुछ लोग मिलकर भी केस फाइल कर सकते हैं, या आप लोग एक एसोसिएशन बना लो, एसोसिएशन मिलकर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है बेटा, a case may be filed or any other legal action may be taken under section 34, under section 35 और अंडर सेक्शन 36। यानी सेक्शन 34, सेक्शन 35 और सेक्शन 36 के अंडर जो है वो लिया जा सकता है। या तो कोई भी पर्सन केस कर सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस भी केस कर सकते हैं, और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी केस कर सकते हैं। कब? अगर वो अफेक्टेड है मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इंक्लूजन, ओमिशन से प्रोस्पेक्टस में, तो वो केस कर सकते हैं। और जब बड़े सारे लोग मिलकर केस करते हैं, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग मिलकर सिंगल केस करते हैं। आ सूट का मतलब है सिंगल केस करते हैं डिपेंडेंट के अगेंस्ट। डिपेंडेंट मतलब जो खुद को केस से बचा रहा है। डिपेंडेंट या तो यहां पर कंपनी होगी या वो रमेश यादव होगा। यस और नो? हु हैज कॉज्ड कॉमन हार्म, वो डिपेंडेंट जिसने सबको, पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को नुकसान पहुंचाया है, उसके अगेंस्ट। दिस इज नॉट लाइक अ कॉमन लिटिगेशन मेथड। ये नॉर्मल लॉ का मेथड नहीं है। यहां पर एक डिपेंडेंट केस कर रहा है दूसरे डिपेंडेंट पे, ना ना, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्लास एक्शन सूट के केस में क्या हो रहा है? मल्टीपल लोग मतलब लाखों लोग एक पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हैं, और वो पर्सन जाकर केस लड़ रहा है। तो इन लाखों लोगों को कोर्ट में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। सो इन लोगों को जिन्होंने केस किया है नीड नॉट बी प्रेजेंट इन दी कोर्ट। इन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन पेटिशनर। जिन्होंने एप्लीकेशन, जिस पर्सन को अपॉइंट किया है, बस वो पर्सन जाएगा केस में, बाकी लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे मेन बेनिफिट यह है कि भाई जब बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, लोग रोज कोर्ट में जा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, यहां पर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे चिल मारो, जिस पर्सन को अपॉइंट किया वो काम करेगा, उसे बस पैसा देते रहो, सिंपल। सो इफ several person have been injured by one defendant, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में गलती करके लाखों लोगों का पैसा नुकसान में पहुंचवाया है, तो ईच ऑफ द इंजर्ड पर्सन को अलग अलग केस फाइल करने की जरूरत नहीं है कि मिस्टर ए अपना अलग केस कर रहा है, मिस्टर बी अपना अलग कर रहा है, मिस्टर सी अलग कर रहा है। नहीं भाई, इतने सारे केसेस एनसीएलटी सुन भी नहीं पाएगा, बट सारे लोग मिलकर एक सिंगल केस कर देंगे, जिससे कि एनसीएलटी के पास सिर्फ एक ही केस सुनना होगा, क्योंकि वो कॉमन केस है, बट उस केस के अंदर नाम सभी के लिखे होंगे, बट केस उसे एक ही सुनना पड़ेगा। सबका अलग अलग केस सुनने की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। सबका अलग अलग केस सुनने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चे एक बारी खुद से ये इलस्ट्रेशन रीड करेंगे जल्दी से।
पढ़ लिया सबने? यस और नो? यस सर, पढ़ लिया। क्या बोला है? एम अप्लाइज फॉर इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, है ना, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। एम कौन है? सब्सक्राइबर है। एम कौन है? सब्सक्राइबर है। उसने प्रोस्पेक्टस पढ़ के जिसमें मिस स्टेटमेंट थी अप्लाई किया, अप्लाई किया। ठीक है, ओके सर। द शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम, शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम, उसे शेयर्स अलॉट हो गए। उसने इन शेयर्स को बाद में एन को ट्रांसफर कर दिया। एन कौन बन जाएगा? ट्रांसफरी बन जाएगा। एन कौन बन जाएगा? ट्रांसफरी बन जाएगा। क्या एन कंपनी पर कैंसिलेशन का केस कर सकता है? क्या एन जो है केस कर सकता है? तो हम जानते हैं कि ये राइट जो होता है, ये जो राइट होता है सेक्शन 34 सेक्शन 35 का, ये राइट सिर्फ सब्सक्राइबर को मिलता है, ट्रांसफरी को नहीं मिलता। यस और नो? ट्रांसफरी को नहीं मिलता है। इसीलिए यहां पर मेरे बच्चा, नो एन कैन नॉट ब्रिंग अ केस ऑन द कंपनी, बिकॉज वो क्या है? वो सब्सक्राइबर नहीं, वो ट्रांसफरी है, वो ट्रांसफरी है। ठीक है, बट क्या एम केस कर सकता है? यस, एम केस कर सकता है। सर क्या हम शेयर्स बेचने के बाद भी केस कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, हम शेयर्स बेचने के बाद भी मिस्टर एम केस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे शेयर्स बेचोगे तभी तो पता चलेगा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। हाँ सर, ये सेम बात तो सेक्शन 35 में भी लिखी थी मेरे बच्चा। सेक्शन 37 कोई अलग सेक्शन थोड़ी है, यही तो तुम समझे नहीं। मैंने क्या कहा? सेक्शन 37 ये बोल रहा है 34, 35, 36 के अंदर तुम्हें केस करना है, तो वो केस करने की पावर तुम्हें सेक्शन 37 से मिल रही है। ठीक है, सो सेक्शन 37 इज नॉट अ सेपरेट थिंग, कोई अलग चीज नहीं है। वो खुद कह रहा है कि मैं सेक्शन 34, 35, 36 से लिंक्ड हूं। ठीक है भाई, सेक्शन 30, ये देखो ना, वो ये बोल रहा है कि सेक्शन 34 के अंदर अगर केस करना है, सेक्शन 35 के अंदर केस करना है, या सेक्शन 36 के अंदर केस करना है, तो वो केस तुम्हें करने की पावर सेक्शन 37 ने दी है। वो केस करने की पावर सेक्शन 37 ने दी है। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंट सेक्शन, मतलब ये कोई अलग सी बात नहीं करी, केस करने की पावर इस सेक्शन से आ रही है मेरे बच्चा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 की अगर मैं बात करता हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं जहां पर रोज शेयर्स के बारे में बताते हैं। बेटा देखो, अगर आपको शेयर्स के बारे में बताना है तो आप सेबी के पास रजिस्टर्ड होकर ये सारी बातें कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप ये बातें नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बात कंपनीज एक्ट में मेंशन नहीं होगी ना, क्योंकि वो बात सेबी रेगुलेशंस में बात मेंशन है, और सेबी रेगुलेशंस हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप फॉरकास्ट वगैरह या बताना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और सेबी के पास रजिस्टर्ड कोई भी नहीं हो सकता। वो पहले आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आपका एक्सपर्टाइज देखते हैं, उसके बाद आपको रजिस्टर करते हैं, और उसमें भी आपके ऊपर बड़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो उन लोगों पर भी एक्शन लिया जाता है सेबी के द्वारा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो सेक्शन 36 जो उन पर्सन को पकड़ने की कोशिश करता है जो बिना सेबी के पास रजिस्टर हुए ये सारे काम करके लोगों का पैसा डुबा रहे हैं। लेकिन जो लोग सेबी के पास रजिस्टर्ड होकर गलत काम कर रहे हैं उन्हें तो खुद सेबी पकड़ लेगा, उन्हें तो खुद सेबी पकड़ लेगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बट अगेन, सेबी की रेगुलेशंस में क्या लिखा है, सेबी के पास कैसे रजिस्टर्ड होना है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं करी। आई हैव रेस्ट्रिक्टेड माय डिस्कशन टू सेक्शन नंबर 36। चलिए ओके सर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 बात करता है पर्सोनेशन की। पर्सोनेशन, पर्सोनेशन का मतलब होता है
प्रिटेंड करना टू बी अनदर पर्सन। क्या करना? प्रिटेंड करना टू बी अनदर पर्सन। अनदर पर्सन, जैसे आप लोगों को सबसे बढ़िया पर्सोनेशन का एग्जांपल है आपके चुरप्रीत सर। आपको कई बार चुरप्रीत सर पढ़ाने आते हैं, बट रियलिटी में क्या वो कोई अलग इंसान है? अगर आप सच में सोचो, मैं आप बार बार क्लास में, आपकी क्लास में आके एक नया टीचर आता है लॉ का, चुरप्रीत सर नाम का, जो आपको पढ़ा कर जाता है, बट वो पर्सोनेशन है बेटा। पर्सोनेशन मतलब प्रिटेंड किया जाता है कि हम कोई और पर्सन है, इसी को बोला जाता है पर्सोनेशन। इसी को बोला जाता है पर्सोनेशन। और लॉ कहता है हम पर्सोनेशन अलाउ नहीं करते। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा आदमी है, मिस्टर ए, बहुत पैसा कमाता है, ये साल में 100 करोड़ रुपीस कमाता है। ठीक है, साल में कितने कमाता है? 100 करोड़। लेकिन इनकम टैक्स वालों को दिखाता है, इनकम टैक्स वालों को दिखाता है 60 करोड़ की इनकम। कितनी इनकम दिखाता है? 60 करोड़ की इनकम दिखाकर उस पर क्या भर देता है? टैक्स भर देता है। और 40 करोड़ को ये क्या कर लेता है? इनकम टैक्स वालों से हाइड कर लेता है, इनकम टैक्स वालों को नहीं दिखाता। अब ये जो पैसा इनकम टैक्स वालों को नहीं दिखाता, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक मनी बोला जाएगा, क्योंकि ये अब इनकम टैक्स के पास इसका कोई भी वो नहीं है ना, इसने इनकम दिखाई नहीं है, अब इसको ये खर्च करने हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये पैसा अपने नाम से शेयर मार्केट में लगाएगा, अगर मिस्टर ए अपने नाम से शेयर मार्केट में लगाएगा, तो क्या इसके पकड़े जाने के चांसेस हैं या नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? पर्सोनेट करते हैं, फिक्टिशियस नेम्स में दूसरी कंपनियों के अंदर पैसा लगा देते हैं, दूसरी कंपनियों के अंदर पैसा लगा कर छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनियों के नाम के अंदर पैसा लगाकर छोड़ते हैं, अपने नाम पर नहीं खरीदते। क्योंकि जैसे ही मैं अपने नाम पर खरीदूंगा वाट लग जाएगी, जैसे ही मैं अपने नाम पर खरीदूंगा हो सकता है कल को इनकम टैक्स वाले मुझे उठा कर ले जाए, है ना। तो यहां पर इसी चीज को सेक्शन रोकता है। Yes, the purpose of this section is to prevent allotment of shares in fictitious name। झूठे नामों में, जो एक्चुअली में आप फिक्टिशियस नेमों में अगर खरीद रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। और इसके लिए पनिशमेंट क्या है? अगेन सेक्शन 447 लगेगा। एनी पर्सन लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447, आपके ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा अगर आप कर रहे हो ही मेक्स और अबेट्स का मतलब होता है असिस्ट कर रहा है किस चीज में? एप्लीकेशन करने में। बट एप्लीकेशन किसके नाम पर हो रही है? खुद के नाम पर हो रही है या किसी फिक्टिशियस नेम के अंदर हो रही है? फिक्टिशियस नेम के अंदर। तो अगर आप कंपनी के पास एप्लीकेशन कर रहे हो या उसे हेल्प कर रहे हो एप्लीकेशन करने में, खरीदने में या सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने पे, तो ऐसे पर्सन के ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा। मतलब अगर कल को पता चल गया कि मिस्टर ए ने फिक्टिशियस नेम पर एप्लीकेशन करके शेयर्स खरीदे हुए हैं, और ये कब पता चलता है? जब नॉर्मली रेड्स होती है ना, जब किसी के घर पे इनकम टैक्स की रेड होती है या ईडी की रेड होती है, तो वहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं जिसमें कि सिक्योरिटीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जब पता चलता है कि यार इसने शेयर्स अपने नाम पर, इसके पास बड़े सारे शेयर्स है लेकिन इसके नाम पर नहीं है, अलग अलग नामों पर खरीद रखे हैं, तो ऐसे पर्सन को पकड़ने, और ये रेड में ही पता चलेगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? सेक्शन 44। और ये कब लगेगा? जब तुम पकड़े जाओगे। नहीं पकड़े जाओगे तो नहीं लगेगा। एक और रास्ता होता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, आप जैसा कि जानते हो इंडिया में जब भी आईपीओ आता है, बहुत सारे लोग यहां पर आईपीओ में लगाते होंगे, और आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हो तो आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन हो जाती है रिजेक्ट। ऐसा कितनों के साथ हुआ है? मुझे लगता है क्लास में मेजॉरिटी बच्चों के साथ यही होता होगा। वो आईपीओ के लिए अप्लाई करते होंगे एप्लीकेशन से, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, और बाद में आपको सॉरी का मैसेज आकर आपका पैसा जो है वापस क्रेडिट हो जाता होगा। तो अब यहां पर ये तो लॉटरी की तरह है भैया, आईपीओ मिल गया तो मजे ही मजे, आईपीओ नहीं मिला अरे यार अगली बार फिर ट्राई करेंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो कई लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस करते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस मतलब अपने घर में ही सबके अकाउंट्स बना दिए और सबसे अप्लाई कर दिया। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार किसी से तो मिल जाएगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने ही नाम के, जैसे मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह चंगा, तो मैंने क्या किया, अपने नाम के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर
मल्टीपल एप्लीकेशन कर दी, एक एप्लीकेशन कर दी मैंने गुरप्रीत चंगा के नाम से, एक एप्लीकेशन कर दी मैंने सिंह गुरप्रीत के नाम से, एक एप्लीकेशन कर दी मैंने चंगा गुरप्रीत के नाम से। ठीक है, तो आप अपने ही नेम और फर्स्ट नेम और सरनेम के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर मल्टीपल एप्लीकेशंस कर रहे हो ताकि आपको सिक्योरिटीज अलॉट हो जाए। तो यही बात यहां पर लिखी है, इफ ही मेक्स और अबेट्स द मेकिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, या तो आप डिफरेंट नेम्स में कर रहे हो या तो अलग अलग नामों पे कर रहे हो, या डिफरेंट कॉम्बिनेशन अपने ही नाम और अपने ही सरनेम के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अप्लाई करके सिक्योरिटीज को एक्वायर या सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, तो यह भी अलाउड नहीं है, यह भी अलाउड नहीं है। और थर्ड, अगर आप कंपनी को इंड्यूस कर रहे हो कि भैया मेरा नाम रजिस्टर में लिख दो, सिक्योरिटीज मेरे नाम पे कर दो, फिक्टिशियस नेम में कर दो, तो ये चीजें अलाउड नहीं है। अगर आप डायरेक्टली कंपनी से फिक्टिशियस नाम पे करवाना चाह रहे हो तो इन सभी केसेस में क्या कब माना जाएगा कि आप पर्सोनेशन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पर्सोनेशन कर रहे हो। और अगर कोई पर्सन पर्सोनेशन कर रहा है तो भैया उसके ऊपर सेक्शन 447 लग जाता है। सो पर्सोनेशन करना जो है वो एक तरह का क्राइम है जो जिस पर सेक्शन 447 लग जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई सब सेक्शन 1 की। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सारे बच्चे रीड करेंगे और खुद से इंटरप्रिटेशन बताएंगे मुझे। आप इंटरप्रेट करो और बताओ सेक्शन नंबर, ये जो सब सेक्शन 2 है ये क्या कहना चाह रहा है। बताइए क्या कहना चाह रहा है सब सेक्शन 2। रॉन्ग नेम का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बिल्कुल बेटा रॉन्ग नेम का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और वो बन जाते हैं जब आपके पास पैसा होता है ना जीवन में, तब आप बहुत सारी चीजें कर लेते हो। अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, बट जब आपके पास पैसा आएगा तो डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हो। ठीक है, समझा किसी को? एक बारी रीड करके खुद से समझने की कोशिश तो करो, मैं बता दूंगा तो कुछ भी नहीं है। चलिए, आप ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया, मैं ट्राई करता हूं। आइए, सब सेक्शन 2 बोल रहा है हर कंपनी को, आइए सब सेक्शन 2 बोल रहा है सब सेक्शन 2 बोल रहा है सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि हर कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, हर कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है उसे उसे 38 सबसेक्शन 1 को रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना है। कहां पर कॉपी पेस्ट करना है? दो जगह पर कॉपी पेस्ट करना है। उसे सेम चीज को दो जगह कॉपी पेस्ट करके लिखना है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले उसे कहां कॉपी पेस्ट करना है? सबसे पहले उसे कहां कॉपी पेस्ट करना है? उसे कॉपी पेस्ट करना है
मान लीजिए उसे कॉपी पेस्ट करना है। प्रोस्पेक्टस में कॉपी पेस्ट करना है, अभी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। और एप्लीकेशन फॉर्म में कॉपी पेस्ट करना है, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करने को बोला है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने को बोला है, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने को बोला है, कॉपी पेस्ट करने को बोला है। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से। कहां गया, ये रहा प्रोस्पेक्टस। क्या आपको प्रोस्पेक्टस दिख रहा है? यस सर। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर देखो, ये वाला पॉइंट पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक रीड करेंगे। सारे बच्चे खुद से रीड करो, मैं नहीं रीड कर रहा, ये प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ है। और पढ़ने के बाद मुझे बताओ क्या हुआ इसका मतलब। पढ़ने के बाद क्या हमने यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 को? यही बात बेटा सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि 38 सबसेक्शन 1 को तुम्हें अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है। पढ़ो, देखो क्या कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है कि नहीं। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। नहीं तनिष्का बेटा, सेम ही है। करण बेटा एक्ट में तो लेकिन नीचे लिखी है ना मेरे बच्चा, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। चलिए डन। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि ये सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। अच्छा मुझे बताओ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने, जिसके पास 40 करोड़ का ब्लैक मनी था, मिस्टर ए ने जिसके पास 40 करोड़ का ब्लैक मनी था, उसने एक्स लिमिटेड के 2 करोड़ के शेयर्स फिक्टिशियस नेम में खरीद लिए। मान लीजिए खरीद लिए मिस्टर जेड के नाम पर, है ना, मिस्टर ए अपने नाम पर नहीं खरीद रहा, मिस्टर जेड के नाम पर खरीद लिए फिक्टिशियस नेम पे। कल को जब ये पकड़ा जाएगा, क्या हमें इसके शेयर्स, गवर्नमेंट को इसके शेयर्स छीन लेने चाहिए या नहीं? छीन लेने चाहिए ना, बिल्कुल। तो लॉ ये कह रहा है, सेक्शन 38 ये कह रहा है कि अगर कल को आप पकड़े जाओगे तो आप पर सेक्शन 447 तो लगेगा ही लगेगा, आप पर सेक्शन 447 तो लगेगा ही लगेगा। प्लस ये सिक्योरिटीज हम आपसे क्या कर लेंगे, छीन लेंगे, इन्हें क्या कर लेंगे, डिसगॉर्ज कर लेंगे, डिसगॉर्जमेंट कर लेंगे आपसे। जब हम ये डिसगॉर्जमेंट, इसको बोलते हैं छीन लेने को डिसगॉर्जमेंट, कि आपसे जब्त कर ली गई क्योंकि आपके पास ये इलीगल तरीके से आई थी, तो डिसगॉर्जमेंट कर लेंगे। और इसे सेल करके जो भी पैसा आएगा वो पैसा हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में डाल देंगे, जिसका नाम है आईईपीएफ फंड। क्या फंड है? आईईपीएफ फंड है, उसमें डाल देंगे, उसमें डाल दिया जाएगा। सो यही बात यहां पर मेंशन है सब सेक्शन 3 में। वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड मतलब कोर्ट में प्रूव हो चुका है, कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि आपने सेक्शन 38 कॉन्ट्रावेन किया है, आपने सिक्योरिटीज को फिक्टिशियस नेम में लिया है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिसगॉर्जमेंट ऑफ एनी गेन। डिसगॉर्जमेंट मतलब जब्त कर लेगा। अगर आपने कोई गेन यानी प्रॉफिट कमाया वो भी जब्त कर लेगा, या अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज है
उन सिक्योरिटीज का भी क्या करवा देगा, सीजर करवा देगा। सीजर करवाने के बाद उसे बिकवा देगा और बिकवाने के बाद जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिट किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, मतलब वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब कोर्ट में प्रूफ हो चुका होगा, ये बात तब करी जाएगी, तब करी जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने जो शेयर्स खरीदे थे, मिस्टर ए ने जो शेयर्स खरीदे थे एक्स लिमिटेड के अंदर, अगर उसमें कोई पैसा देना बाकी है, अगर उसमें कोई पैसा देना बाकी है और मिस्टर ए ने ये शेयर्स खरीदे थे फिक्टिशियस नेम मिस्टर जेड के नाम पर, फिक्टिशियस नेम मिस्टर जेड के नाम पर ये शेयर्स खरीदे थे। अब मुझे आप बताइए कि अगर मिस्टर जेड कल को अगर ये कंपनी शेयर्स का पैसा मंगाएगी जो अनपेड पैसा है, तो वो अनपेड पैसा कौन देने के लिए लायबल होगा, जेड या मिस्टर ए? जेड देने के लिए लायबल होगा या ए? किसकी जेब से ये पैसा लिया जाएगा? भाई ये तो फिक्टिशियस नेम है ना, तो एक्चुअली में पैसा किसको देना पड़ेगा, अनपेड जो रहेगा वो मिस्टर ए को देना पड़ेगा। वो किसको देना पड़ेगा, मिस्टर ए को देना पड़ेगा। और अगर मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो कौन पैसा देगा? तो बेटा मिस्टर ए जब इंसॉल्वेंट होगा तो किसे अपॉइंट करेगा कोर्ट? जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट अपॉइंट करता है उसके ऑफिशियल असाइनी को बोलो, रिसीवर को बोलो, या ट्रस्टी भी बोल सकते हो, ट्रस्टी भी बोल सकते हो, उसे अपॉइंट करेगा। तो वो मिस्टर ए के पैसों में से, मिस्टर ए के पैसों में से देगा। यही बात यहां एग्जांपल में लिखी है कि अ पर्सन हु गेट्स शेयर्स अलॉटेड, अ पर्सन मतलब मिस्टर ए, हु गेट्स शेयर अलॉटेड इन फिक्टिशियस नेम मतलब मिस्टर जेड के नाम पर, बिकम्स लायबल, आप लायबल हो जाओगे एज अ शेयर होल्डर, मतलब पैसा आपसे ही मांगा जाएगा भाई मिस्टर ए, चाहे आपने जेड के नाम पर खरीदे हैं। तो वेयर अ पर्सन कैरिड ऑन बिजनेस एज्यूम्ड नेम एंड टुक शेयर्स इन दैट नेम, अगर आपने मिस्टर जेड के नाम पर लिए हैं और कल को आप बैंकरप्ट हो जाते हो, कल को मिस्टर ए बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कोर्ट आपका ट्रस्टी आपको अपॉइंट करेगा और ट्रस्टी ये कहकर नहीं बच सकता कि ये शेयर्स मिस्टर जेड के नाम पर है, उसे पैसा देना पड़ेगा, आपके एसेट्स में से उसे पैसा देना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली या तो मिस्टर ए पैसा देगा, या तो अल्टीमेटली मिस्टर ए पैसा देगा, या मिस्टर ए का ट्रस्टी यानी ऑफिशियल असाइनी पैसा देगा, क्योंकि मिस्टर जेड तो एक फिक्टिशियस नेम है ना, पैसा तो अल्टीमेटली एक रियल पर्सन से ही रिकवर किया जा सकता है, अल्टीमेटली रियल पर्सन से ही रिकवर किया जा सकता है। तो सेक्शन 38 सब सेक्शन 1 में बोला कि भैया आप फिक्टिशियस नेम में या अपने ही नेम के मल्टीपल सरनेम्स में नहीं लगा सकते हो, वरना सेक्शन 447 लग जाएगा। सब सेक्शन 2 ने यह बोला कि भैया सब सेक्शन 1 को कॉपी पेस्ट कर देना कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर और कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और सब सेक्शन 3 ने यह बोला कि मिस्टर ए जिसने की फिक्टिशियस नेम पर खरीदे थे, उससे हम क्या करेंगे, गेन को डिस्गोर्ज कर लेंगे, सिक्योरिटीज को डिस्गोर्ज कर लेंगे और जो भी पैसा उनसे आएगा वो आईईपीएफ में डाल दिया जाएगा। यह बात सबसेक्शन 4 के अंदर बताई गई है, यह बात सबसेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट सेक्शन 447 है, इस पे अभी के लिए बेटा पेंडिंग लिख लेंगे सारे बच्चे, अभी के लिए क्या लिख लेंगे, पेंडिंग लिख लेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक लेते हैं। अभिषेक ट्रस्टी क्यों देगा पैसे? बेटा ट्रस्टी का काम क्या होता है आपको पता है अभिषेक? यहां पर एक्चुअली में ट्रस्टी वर्ड नहीं, ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर यूज होता है। उसका काम होता है मिस्टर ए के एसेट्स में से, उसका काम होता है मिस्टर ए के एसेट्स में से लायबिलिटी को पे करना। तो क्या ये मिस्टर ए की लायबिलिटी है? यस। तो वो मिस्टर ए के एसेट्स में से पे करेगा, अपनी जेब से पे नहीं करता ट्रस्टी, मिस्टर ए के एसेट्स में से पे करता है। ठीक है, चलिए सेक्शन 447 अभी के लिए पेंडिंग रखेंगे, 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक दे देते हैं। आइए मैं तेनू समझावा की ना तेरे वाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा। सर फिक्टिशियस और पर्सोनेशन सेम होते हैं बेटा,
पर्सोनेशन का मतलब है कि आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, मतलब किसी और के नाम से आए हो। शिवानी बेटा लास्ट एग्जांपल में बस ये बोला है कि मिस्टर ए को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि शेयर्स उसने खरीदे थे। अगर मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके ट्रस्टी को पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मिस्टर जेड एक फिक्टिशियस पर्सन है? बेटा जब ये सेक्शन कब लगेगा, जब मिस्टर ए पकड़ा जाएगा। जब तक आप पकड़े नहीं जाते हो, मर्डर करने की भी कोई सजा नहीं है। अगर आपने मर्डर किया और नहीं पकड़े जाते हो, कोई सजा नहीं है। सजा कब मिलती है दोस्त? जब हम पकड़े जाते हैं। जब मिस्टर ए पकड़ा गया कि उसने किसी और के नाम पर शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के, तब की बात हो रही है बेटा। चिंटू कह रहा है आपने कोई टैक्स चुराया क्या? बेटा 3,500 रुपए महीने की सैलरी में क्या ही टैक्स चुरा लूंगा बेटा मैं? मुझे टैक्स भरना ही नहीं होता। मैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाला बंदा हूं भाई। बेसिक एग्जम्पशन मुझे तो क्या बोलते हैं, रिबेट भी नहीं मिल लेनी पड़ती, इतना गरीब हूं। कार्तिक बेटा तुम्हें लेक्चर 1 देखने की जरूरत है। यस हिमांशु बेटा। मेरी और नूरा मैम की लव स्टोरी बना दो। बता दो क्या बताऊं बेटा तुम्हें मेरी और नूरा मैम की लव स्टोरी? कोई लव स्टोरी है ही नहीं बेटा। ये तो वन साइडेड लव है बेटा। वन साइडेड लव में लव स्टोरी थोड़ी होती है। वन साइडेड लव में तो बस लव होता है, वो भी एक तरफा। तो फिर आईपैड कैसे आया बेटा? आईपैड तो नितिन सर ने दिलाया ना मुझे यार। आयुष पीडब्ल्यू के आने से पहले क्या करते थे बेटा? यही नाच गाना किया करता था। अब यहां करता हूं वही नाच गाना, ठीक है। चलिए अब दो बड़े बड़े सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 39 एक बड़ा सेक्शन है, सेक्शन 40 एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 39 एक बड़ा सेक्शन है और सेक्शन 40 एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है। तो 1 घंटा लगेगा। आधे घंटे में एक सेक्शन खत्म करेंगे, आधे घंटे में एक सेक्शन खत्म करेंगे और क्लास को रवाना बोल देंगे। चले स्टार्ट करें। चलो यार बस बहुत हो गया, ज्यादा मस्ती नहीं करते क्लास में। इंटर के बच्चों के साथ ज्यादा मस्ती। देखो अगर आप फाउंडेशन के होते तो मस्ती एक अलग लेवल पे होती है, बट इंटर में आके ना थोड़ी सी मस्ती कम हो जाती है ना, क्योंकि सिलेबस बढ़ जाता है इसलिए। सर आपकी वाइफ का नेम क्या है? बेटा निशा नाम है। चले यस सर। अब तुम जाकर सर्च करके बता मत देना नूरा मैम के बारे में, ठीक है विपाशा? नहीं तो पता चला मुझे खाना नहीं मिल रहा है 3-4 दिन। चलो सबने ओके बोल दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 बात करता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी।
अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, यानी ये सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट की बात करता है। मैं एक बार फिर से पुरानी बातें याद दिला देता हूं। कंपनी पहले क्या बनाती है? कंपनी पहले बनाती है भैया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बना के देती है सेबी को। सेबी अपनी कमेंट्स देता है कंपनी को, कंपनी रिवाइज करती है। रिवाइज करने के बाद प्रोस्पेक्टस बनाकर देती है आरओसी को। यस और नो? आरओसी को प्रोस्पेक्टस देती है और आरओसी को प्रोस्पेक्टस देने के बाद ये हम, अबे क्या हो गया, ये पब्लिक को इशू करा जाता है। यस और नो? पब्लिक को जैसे ही हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो पब्लिक हमारे प्रोस्पेक्टस को पढ़ती है और एप्लीकेशन फॉर्म भरती है। आज की तारीख में ऑनलाइन अप्लाई करती है कंपनी के पास। कंपनी के पास ढेरों एप्लीकेशंस आती हैं, ढेरों एप्लीकेशंस आती हैं जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने में। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास अगर सफिशिएंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो कंपनी फिर क्या करती है? अलॉटमेंट कर देती है। कंपनी क्या कर देती है? या तो अलॉटमेंट कर देगी सिक्योरिटीज का, या तो अलॉटमेंट कर देगी सिक्योरिटीज का अंडर सेक्शन 39, या पैसा रिफंड कर देगी, या पैसा क्या कर देगी? रिफंड ऑफ मनी। या तो एप्लीकेशन मनी वापस कर देगी या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर देगी। अगर कंपनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करती है, अगर कंपनी अलॉटमेंट करती है तो उसे एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसे एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर, ध्यान से सुनना, सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा, कंपनी पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कहीं पर भी सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है, कहीं पर भी सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है तो उसे बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाना पड़ता है और उसे आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है। उसे आरओसी के साथ फाइल करना होता है। जैसे ही सिक्योरिटीज अलॉट होती है ना बेटा, ये सीधा लिस्ट हो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, सीधा लिस्ट हो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग मैंडेटरी है ना, सेक्शन 40 में हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो है रहता है। अब हम ये स्टेप पढ़ रहे हैं कि कंपनी अलॉटमेंट कब करेगी, तो ध्यान से सुनना। अब यहां पर ना दो प्रोविजन है बेटा, एक कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन, ठीक है, और एक प्रोविजन है सेबी रेगुलेशंस का, एक प्रोविजन है सेबी रेगुलेशंस का। रियल लाइफ में बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फॉलो होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में सेबी की रेगुलेशंस फॉलो होती हैं, तो हमें पता होनी चाहिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, ओके सर, बट आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 39 ये कहता है कि कंपनी, ध्यान से सुनना, कंपनी अलॉटमेंट करने से पहले, कंपनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करने से पहले दो कंडीशन चेक करेंगी। कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कंपनी सिक्योरिटीज को अलॉट करेगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई रह गई, मान लो दोनों नहीं हुई, कोई एक हो गई, कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, कंपनी का ऑफर फेल हो जाएगा। कंपनी का ऑफर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सो यहां पर दो कंडीशंस है। ये दो कंडीशन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझेगा। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसे 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है। कितने रुपीस की जरूरत है? 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो दिक्कत। उसे 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है, तो इसने क्या किया? 100 करोड़ रुपीस के लिए 1 करोड़ शेयर्स इंटू रुपीस 100, ये क्या है? 100 रुपीस इशू प्राइस है। ये 100 रुपीस क्या है? इशू प्राइस है, ठीक है। और मान लीजिए ₹10 है फेस वैल्यू। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू अलग हो और उसका इशू प्राइस अलग हो? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि यहां पर यानी जो 90 रुपीस है वो क्या ले रहे हैं? जो 90 रुपीस एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ये जो 90 एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम।
इसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी अगर कल को एंट्री पड़ेगी, मैं आपको अकाउंटिंग भी सिखा देता हूं, कल को अगर एंट्री पड़ेगी तो क्या पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 100 करोड़ टू शेयर कैपिटल 10 करोड़ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 90 करोड़, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 90 करोड़ रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 90 करोड़ रुपए, ये एंट्री पड़ेगी अगर कल को हो गया तो। ये तो मैंने एंट्री बता दी है, बट अब हम आगे चलते हैं कंडीशंस पर। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है, इसी एग्जांपल में कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन्ड है, जो कहां मेंशन्ड है, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन्ड है, वो सब्सक्राइब ना हो जाए, मतलब उसकी एप्लीकेशंस हमें ना आ जाए। जब तक पब्लिक हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन ना कर दे तब तक। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है जितना मर्जी रख लो। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कह रहा है, आपने 100 करोड़ मंगाए, आप चाहे तो 100 करोड़ लिख दो, आप चाहे तो 50 करोड़ लिख दो, आप चाहे तो 40 करोड़ लिख दो, आपको जितना लिखना है आप उतना प्रोस्पेक्टस के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिख सकते हो। लेकिन जितना आपने अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन में लिखा है उतना फिर पब्लिक की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर पब्लिक की एप्लीकेशन नहीं आई तो फिर आप अपने ऑफर से आगे नहीं जा सकते, आप अलॉट नहीं कर पाओगे, आपका ऑफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर कंपनीज एक्ट की जगह जो सेबी की रेगुलेशंस है वो बोलती है ना ना ना, आप कुछ भी नहीं रख सकते, आपको रखना पड़ेगा मिनिमम 90%। 90% मतलब अगर आप 100 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर जा रहे हो, अगर आप 100 करोड़ रुपए पब्लिक से लेने जा रहे हो, तो कम से कम आपके पास कितने की एप्लीकेशन आनी चाहिए, 90 करोड़ की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। 90 करोड़ की अगर आपके पास एप्लीकेशन आ गई तो ही आप अलॉटमेंट से बढ़ सकते हो। अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट रियल लाइफ के अंदर 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि भैया लोग आपकी कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं और आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसीलिए आपकी कंपनी का जो है सब्सक्रिप्शन है वो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट तो बोल रहा है जितना मर्जी लिख लो, कंपनीज एक्ट कह रहा है जो 100 करोड़ में से जितना लिखना लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना लिखा है उतना सब्सक्राइब होना चाहिए। बट सेबी की रेगुलेशंस बोल रही है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रखना पड़ेगा, 90% रखना पड़ेगा, यानी 100 करोड़ में से 90 करोड़ रुपीस आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर 90 करोड़ की एप्लीकेशंस पब्लिक से नहीं आ रही तो आपकी कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए आगे अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, आपका अलॉटमेंट यहीं खत्म हो जाएगा, आपका ऑफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि इस कंपनी को 95 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, 95 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। तो 95 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब क्या होगा, इंटू ₹100, जरा बताना कितना हो जाएगा, 95 लाख इंटू ₹100 कितना हो जाएगा, 95 करोड़ हो जाएगा, यस और नो। यानी इनके पास 95 करोड़ रुपीस की एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट कंडीशन इनकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि आप अपनी एप्लीकेशन मनी, यानी जब एप्लीकेशन करेगा कोई पर्सन तो वो आपको कितना पैसा जमा कराएगा, एप्लीकेशन मनी कितनी जमा कराएगा। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कुछ और सेबी की रेगुलेशन बोलती है कुछ और। अगेन सेबी की रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर मैं दिखा दूं यहां पर लिखा होगा कि सेबी की रेगुलेशन हमारी, इट इज सेबी रेगुलेशन आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एट इंटरमीडिएट लेवल।
हाउएवर इट इज नेसेसरी टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको कितना पैसा एप्लीकेशन पे मंगाना है, 5% ऑफ फेस वैल्यू। कितना पैसा मंगाना है? मिनिमम 5% फेस वैल्यू का मंगाना है। और सेबी की रेगुलेशन कहती है आपको मिनिमम मंगाना है 25% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस। रियल लाइफ के अंदर बेटा हम ये फॉलो नहीं करते हैं, हम ये फॉलो करते हैं, रियल लाइफ के अंदर हम इशू प्राइस का मिनिमम 25% मंगाएंगे। तो सारे बच्चे बोलो, यहां पर सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से हमें मिनिमम कितना पैसा एप्लीकेशन पे मंगाना पड़ेगा? जल्दी बता दो, मिनिमम कितना पैसा हमें एप्लीकेशन पे मंगाना पड़ेगा? मिनिमम 25 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे मंगाने पड़ेंगे, यानी 25 रुपए। तो एप्लीकेशन पे हमें कितना पैसा आएगा? मेरे पास कैलकुलेटर कहां गया? हाँ, तो एप्लीकेशन पर हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे? 95 लाख शेयर्स इंटू 25 रुपीज एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। तो 95 लाख शेयर्स इंटू 23 23.75 करोड़, ये एप्लीकेशन पर इतना पैसा तो कंपनी को मिलना चाहिए। सर बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बेटा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल करके आप मंगा सकते हो। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल करके आप लोग मंगा सकते हो, लेकिन मिनिमम। और आज की तारीख में ना लोग ना पूरा पैसा पहले ही मंगा लेते हैं, मतलब ये करते ही नहीं है कि 25 रुपए कहते हैं आज ही पूरा 100 रुपए दे दो, कल का क्या भरोसा। पूरा पैसा अगर आप देखोगे जब आईपीओ में पैसा लगाओगे तो वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं, वो कहता है भाई पूरा पैसा मुझे आज ही दे दो, पूरा पैसा मुझे आज ही दे दो। तो क्या आप दोनों को डिफरेंस समझा? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने का आया, पैसा उतना आए नहीं आए ठीक है, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब इतना लोग देने के लिए रेडी हो चुके हैं। 95 करोड़ रुपीस लोग देने के लिए रेडी हो चुके हैं, जिसमें से हमने अभी 23.75 करोड़ मंगाया है। बाकी का पैसा हम कब मंगा लेंगे? जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब वो पैसा मंगा लेगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की और मिनिमम एप्लीकेशन दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट करेगी। तो कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट करेगी। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी? उस केस में कंपनी रिफंड कर देगी सारा पैसा, रिफंड ऑफ मनीज, रिफंड ऑफ मनीज। और अगर पैसा रिफंड नहीं करेगी तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा एट द रेट 15% पर एनम, एट द रेट 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी भी आपको हो सकता है कंफ्यूजन होगी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में। है क्या कोई कद्दू बच्चा यहां पर? है कोई कद्दू बच्चा? क्योंकि पता नहीं आपको दोनों फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेम लगती है, आपको लगता है सर दोनों कंडीशन सेम ही तो है, बट दोनों कंडीशन सेम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन टोटल अमाउंट, जितना अमाउंट आप उठा रहे हो, अगर आपको मान लो 100 करोड़ की जरूरत थी, तो लोगों ने एप्लीकेशन आपके पास, पैसा दे चाहे नहीं दे, एप्लीकेशन आपके पास 90 करोड़ का आना चाहिए, एप्लीकेशन 90 करोड़ का आना चाहिए था। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी एक डिफरेंट थिंग है, एप्लीकेशन मनी एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, कि आपने इसमें से ये जो एप्लीकेशन आई है 100 रुपए प्राइस है, इसमें से कितना मनी एप्लीकेशन शुरू में ही मंगा लिया, कितना एप्लीकेशन मनी शुरू में ही मंगा लिया। ठीक है, वैभव कह रहा है 12% था। अच्छा, इंटरेस्ट तो 12% था यार, हाय हाय हाय, मेरी किताब में तो 15% लिखा हुआ है भाई, है पेज नंबर 3.39 15% लिखा हुआ है। ठीक है, कॉल इन एडवांस, अबे यहां पर कॉल्स इन एडवांस कहां से आ गई? यहां कॉल्स इन एडवांस नहीं है मेरे दोस्त, ये कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब भी पता है आपको? कॉल्स इन एडवांस का मतलब है अभी पैसा मंगाया नहीं, आपने दे दिया। यहां पर कॉल्स इन एडवांस नहीं है, यहां पर तो अभी शेयर दिए ही नहीं आपको। कॉल्स इन एडवांस कहां से आ गई? शेयर ही नहीं दिए मेरे दोस्त,
जब शेयर्स ही नहीं दिए, यहां पर तो हमने अलॉटमेंट ही नहीं किया ना, अब हमें आपका पैसा, अगर हमने या तो आपको शेयर्स दे देने चाहिए थे, या तो हमें आपको शेयर्स दे देने चाहिए थे, या तो आपको शेयर्स देंगे, ठीक है, या आपका पैसा वापस कर देंगे। आपको शेयर्स भी नहीं दिए, आपको पैसा भी वापस नहीं किया, शेयर्स भी नहीं दिए, पैसा भी वापस नहीं किया, तो वो कह रहे हैं भाई ये तो तुम पब्लिक का पैसा अननेसेसरी रखे हो, 15% दो। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखना सारे बच्चे सुनते चलना मेरी बात। सबसे पहले अलॉटमेंट क्या होता है बेटा? अलॉटमेंट का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन जो आपने भरी थी, उस एप्लीकेशन को अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, आपने जो शेयर्स के एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो कंपनी आपको भेजती है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या भेजती है कंपनी आपको? लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजता है। सो व्हेन योर शेयर्स आर मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म सप्लाइड बाय द कंपनी, अगर आप कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और जब यह एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट बोलते हैं। अलॉटमेंट का केस में बेटा इज नाइदर मोर नोर लेस देन द एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी ऑफ द ऑफर, यानी अलॉटमेंट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। पब्लिक ने ऑफर दिया कि मैं आपकी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपका वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए। और अगर हम टेक्निकल बात करें तो कंपनी की कैपिटल में से आपको एप्रोप्रिएट करना कैपिटल, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की सिंपल सी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर डिबेंचर्स होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, तो वो सिंपल सी एंट्री होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा अलॉटमेंट को लेके, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अलॉटमेंट में हमेशा याद रखना, अलॉटमेंट के अंदर फ्रेश सिक्योरिटीज इशू होती है। क्या होती है? फ्रेश सिक्योरिटीज इशू होती है। फ्रेश सिक्योरिटीज हमेशा, मतलब सब्सक्राइबर कंपनी को अप्लाई करता है एप्लीकेशन फॉर्म में और कंपनी उस सब्सक्राइबर को अलॉट करती है शेयर्स। तो ये जो सब्सक्राइबर है इसको हम फिर क्या नाम से बुलाते हैं? अलॉटी। इसको हम फिर अलॉटी भी बुला सकते हैं। लेकिन यहां पर नए शेयर्स मिलते हैं, पुराने शेयर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो अलॉटमेंट नहीं है। पुराने शेयर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उसे अलॉटमेंट नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर ए के शेयर को फॉरफिट कर लिया। क्यों फॉरफिट कर लिया? क्योंकि ये कॉल्स नहीं दे पा रहा था, इसलिए इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब जब ये शेयर्स फॉरफिट हो गए मेरे बच्चा, अब कंपनी इन्हें दोबारा से री इशू कर रही है इन फॉरफिट शेयर्स को। क्या हम इसे अलॉटमेंट का नाम देंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि जो शेयर्स फॉरफिट हुए थे वो नए शेयर्स नहीं है, वो तो पुराने शेयर्स को ही दोबारा इशू करा जा रहा है, इसीलिए इसे अलॉटमेंट में काउंट नहीं किया जाता। सो वेयर फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, इट इज नॉट द सेम थिंग एज अलॉटमेंट, इसे अलॉटमेंट नहीं माना जाता। और जब भी कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो उसे कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा और उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब कंपनी को अलॉटमेंट करने से पहले दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी अलॉटमेंट करना चाहती है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नो शेयर्स कैन बी अलॉटेड, कंपनी तब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक, कब तक नहीं कर सकती? जब तक मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम, वो अमाउंट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वो सब्सक्राइब ना हो जाए। यानी जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन ना आ जाए तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। और दूसरा, एप्लीकेशन मनी ना आ जाए, एप्लीकेशन मनी। द सम पेबल ऑन द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन करने पे जो पैसा देना था, चाहे चेक से, चाहे अदर इंस्ट्रूमेंट, चाहे ऑनलाइन, अगर वो पैसा ना आ जाए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली भी और एप्लीकेशन मनी वाली भी, तो कंपनी जो है वैलिड अलॉटमेंट कर सकती है। और सेबी की रेगुलेशंस में अंदर,
सेबी की जो 2018 की रेगुलेशन है वहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, एंटायर इशू का 90%, एंटायर इशू का 90%। सर आप तो कह रहे थे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सर ये तो आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है। सर देखिए ना सर, आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द इशू प्राइस। मेरे बच्चा फिर यहां पर ये भी तो देखो 27 पॉइंट, और 27 पॉइंट को अगर नीचे जाकर देखोगे क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है कि सेबी की 2018 की रेगुलेशन आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एट द इंटरमीडिएट लेवल। हमने आपके सी इंटर के लेवल के सिलेबस में नहीं डाली है, लेकिन इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है आपके लिए ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर दी हुई है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दी हुई है। ठीक है, ओके। तो पैसा आना बहुत जरूरी है, किस तरीके से पैसा आ रहा है वो नहीं, बट एक्चुअली में पैसा आना है। मान लीजिए मैंने आपको चेक दे दिया, मैंने कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ चेक दिया, तो चेक मिलने से कंपनी को पेमेंट नहीं आया, जब तक वो चेक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नहीं माना जाएगा, तब तक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नहीं माना जाएगा। तो अगर मैंने एप्लीकेशन करी लेकिन मैंने उसके साथ एप्लीकेशन पेमेंट नहीं दी, तो मतलब मैं आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने में एक्चुअली में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला, कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि मिनिमम अमाउंट जो एप्लीकेशन पे हमें लेना है वो कितना लेना है, 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। कंपनीज एक्ट बोलता है या तो 5% फेस वैल्यू का, या जो सेबी स्पेसिफाई करेगा रेगुलेशन में, जो सेबी स्पेसिफाई करेगा रेगुलेशन में। और सेबी ने अपनी 2018 की रेगुलेशन में कितना अमाउंट बोला है, एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस, एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस। तो कंपनीज एक्ट बोल रहा है, कंपनीज एक्ट बोल रहा है 5% ऑफ द फेस वैल्यू, सेबी की रेगुलेशन बोल रही है 25% ऑफ द इशू प्राइस, 25% ऑफ द इशू प्राइस। ये मिनिमम एप्लीकेशन मनी हमें मंगानी पड़ेगी, मिनिमम एप्लीकेशन। यानी अगर आपकी कंपनी लिस्टेड ऑफर है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो सेबी के हिसाब से उसे 25% मंगाना पड़ेगा, यानी 2.5 रुपया कम से कम मंगाना पड़ेगा। अगर आपकी फेस वैल्यू 100 रुपए है तो आपको मिनिमम 25% मंगाना पड़ेगा, यानी मिनिमम 25 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाने पड़ेंगे। आप चाहो तो पूरा पैसा मंगा लो, बट मिनिमम इतना पैसा जो है मंगाना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को पढ़कर बताओ ये क्या कहना चाह रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये क्या कहना चाह रही है, ये क्या कहना चाह रही है, कोई बताओ। इस पॉइंट को सारे बच्चे रीड करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रही है। क्या एग्जाम में सेबी के प्रोविजंस लिख सकते हैं, अलग से नोट डाल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। चलिए, ये पॉइंट ये कह रहा है, देखो सेबी की रेगुलेशंस ने क्या बोला, सेबी की रेगुलेशंस ने बोला है, सेबी की रेगुलेशंस ने बोला है कि आपको 25% ऑफ इशू प्राइस इतना मंगाना पड़ेगा, यस और नो। आपका एप्लीकेशन मनी, आपका जो एप्लीकेशन मनी होगा वो 25% ऑफ इशू प्राइस होगा। लेकिन सेबी की रेगुलेशन ने कहा अगर आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, ऑफर फॉर सेल यानी OFS, जो हमने सेक्शन 28 के अंदर पढ़ा था, जो हमने सेक्शन 28 पढ़ा था ना ऑफर फॉर सेल का, भूल गए क्या? सेक्शन नंबर 28 ऑफर फॉर सेल। अगर आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो सेक्शन 28 वाला, तो उसमें आपको 100% ऑफ इशू प्राइस मंगा लेना है, उसमें कोई
इधर उधर की बात नहीं चलेगी, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगा लेना, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगा लेना। ठीक है, सो ऑफर फॉर सेल के केस में हमें पूरा पैसा मंगा लेना है, पूरा पैसा मंगा लेना है, यही बात यहां पे लिखी है। प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ, अगर आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो तो फुल पैसा हर सिक्योरिटी का एप्लीकेशन पे ही मंगा लिया जाएगा। वहां पर ये 5% 25% नहीं, पूरा पैसा एक ही बार में मंगाकर, क्योंकि ये पूरा पैसा किसको देना है भाई, ये पूरा पैसा किसको देना है, जल्दी बताइए, ये पूरा पैसा किसको देना है, मेंबर्स को देना है ना दोस्त, इसीलिए बार बार कॉल क्यों करेंगे, मेंबर्स को देके खत्म करेंगे ट्रांजैक्शन को। यस सर। अभिलाषा पूछ रही है सर कंपनीज तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है, सेबी को क्यों फॉलो कर रही है। अभिलाषा बेटा दिक्कत यही होती है कि तुमने सेक्शन नंबर 24 नहीं पढ़ा। अभिलाषा का यह डाउट आया कि सर कंपनीज को तो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना चाहिए, वो सेबी की रेगुलेशन क्यों फॉलो कर रही है। द रीजन इज क्योंकि तुम लगता है सेक्शन नंबर 24 भूल गई। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 24 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 24 सेबी को पावर देता है, यस और नो। और क्योंकि कंपनीज एक्ट ने सेबी को पावर दी है तो कंपनियां सेबी को फॉलो कर रही हैं। सेबी को पावर दी थी ना 2 मैटर्स के ऊपर, सेबी को पावर्स दी थी 2 मैटर के ऊपर, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, और दूसरा नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इशू ऑफ सिक्योरिटीज ही तो हो रहा है दोस्त, यहां इशू हो रहा है, इसलिए तो सेबी की रेगुलेशंस लग रही है। कंपनीज एक्ट नहीं कहा है, कंपनीज एक्ट नहीं सेबी को बोला है कि कंपनियों सेबी की पावर को फॉलो कर लेना, सेक्शन 24 में मैंने इसको पावर दे रखी है। वो पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ना था हमें सेक्शन 24। और यहां पर क्योंकि सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, अलॉट हो रही हैं, तो सेबी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि सेक्शन नंबर 24 कह रहा है। तो अल्टीमेटली कंपनी कंपनीज एक्ट ही फॉलो कर रही है। कंपनीज एक्ट कैसे फॉलो कर रही है, सेक्शन 24 को। ठीक है, चलिए ओके सर, आगे चलिए सर, आगे चलिए, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए सर हमारा। अरे सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इफ मिनिमम अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब्ड। अगर भैया हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला मतलब 100 करोड़ का इशू था और 50 करोड़ की एप्लीकेशन आई, तो अब हम अलॉट नहीं कर पाएंगे। या अगर हमें जो पैसा एप्लीकेशन पे मिलना था वो 30 दिन के अंदर नहीं आया, प्रोस्पेक्टस के इशू करने के 30 दिन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एप्लीकेशन मनी नहीं आई, तो कंपनी की यह ड्यूटी है, कंपनी की यह ड्यूटी है कि जो पैसा कंपनी को एप्लीकेशन पर मिला था वो 15 दिन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। 15 डेज के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा, 15 डेज के अंदर उसे क्या कर दिया जाएगा, मनी को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर कंपनी 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करेगी, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिफंड, अगर कंपनी ने उनका पैसा वापस नहीं करा, तो पैसा देखना, इंटरेस्ट पता है कौन देगा, कंपनी नहीं देती ये इंटरेस्ट, कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के वो सभी ऑफिसर जिनकी गलती की वजह से पैसा रिटर्न नहीं हो पाया, वो ज्वाइंटली एंड सेवरली, ज्वाइंटली मतलब पहले सब मिलकर देंगे। अगर मिलकर नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए कोई पर्सन के पास पैसा नहीं है, तो हम किसी एक पर्सन से भी पूरा पैसा मांग सकते हैं, तो उन्हें रीपे करना पड़ेगा मनी को इंटरेस्ट के साथ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो सिंपल सी बात है, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू हुआ उसके बाद कितने दिन तक वेट करना, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू होगा, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू होगा उसके 30 डेज के अंदर दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बोथ कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो हम 15 दिन के अंदर क्या कर देंगे,
पैसा रिफंड कर देंगे। 15 दिन में रिफंड कर दोगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। 15 दिन के अंदर रिफंड कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन 15 दिन के बाद अगर रिफंड करोगे तो 15% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो भी किसकी जेब से जाएगा? डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स की जेब में जाएगा, ज्वाइंटली एंड सेवरली, जो कि उसमें डिफॉल्ट किए थे। अच्छा, जो पैसा होगा वो किसके बैंक अकाउंट में वापस जाएगा? तो लॉ कह रहा है, देखो, एप्लीकेशन जिस बैंक अकाउंट से आई थी, एप्लीकेशन की मनी जिस बैंक अकाउंट से आई थी, मान लीजिए गुरप्रीत सर के पास कोटक का अकाउंट है, तो मैंने अपने कोटक के बैंक अकाउंट से पैसा कंपनी को दिया था, तो कंपनी मेरे उसी कोटक बैंक अकाउंट में क्या करेगी? पैसा वापस डालेगी। द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड शॉल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच सब्सक्रिप्शन वाज रेमिटेड। यानी जहां से सब्सक्रिप्शन आया था उसी सब्सक्रिप्शन में ही पैसा वापस जाएगा। क्यों? ताकि कंट्रोल बना रहा है कि भैया जहां से पैसा आया उसी बैंक अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा? पैसा वापस चला जाएगा। ठीक है, ये पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये तो वो केस हो गया जब कंपनी ने क्या कर दिया? कंपनी ने पैसा रिफंड कर दिया। अगर कंपनी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटीज को अलॉट कर देगी। सिंपल सी बात है, या तो कंपनी ये एंट्री मारेगी, कंपनी को मान लीजिए एप्लीकेशन मनी जो आया, या तो कंपनी ये एंट्री मारेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कब मारेगी? जब वो अलॉटमेंट करेगी। यस और नो? यस और नो? या वो ये एंट्री मारेगी टू बैंक अकाउंट, एप्लीकेंट्स को वापस दे दिया जाएगा, पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई एंट्री मारेगी। अगर रिटर्न कर देगी 15 दिन में, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज 15 दिन के बाद इंटरेस्ट लगेगा। और अलॉटमेंट करने पर जब कंपनी अलॉट कर देगी तो अलॉटमेंट के बाद क्या होगा? कंपनी को एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाना पड़ेगा। और ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कब बनाना पड़ेगा वो अभी देखेंगे, लेकिन इसे आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और ये जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये पब्लिक ऑफर के लिए नहीं है, ये पब्लिक ऑफर के लिए नहीं है, ये एक जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन मतलब, मुझे बताओ कंपनी सिक्योरिटीज कब अलॉट करती है? कंपनी सिक्योरिटीज कब अलॉट करती है? चार तरीकों से सिक्योरिटीज अलॉट करती है। यस और नो? अगर कंपनी पब्लिक ऑफर लाएगी तो भी सिक्योरिटीज अलॉट करेगी। यस और नो? अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लाएगी तो भी सिक्योरिटीज अलॉट करेगी। अगर कंपनी राइट इशू लाएगी तो भी सिक्योरिटीज अलॉट करेगी। अगर कंपनी बोनस इशू लाएगी तो भी सिक्योरिटीज। तो कंपनी जब भी सिक्योरिटीज को अलॉट करती है उसे फाइल करना पड़ता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। मतलब अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सिर्फ पब्लिक ऑफर का पार्ट नहीं है। कंपनी जब भी सिक्योरिटीज को अलॉट करती है उसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाकर आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है। ठीक है, ओके सर, चलिए तो आगे चलते हैं। दैट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट व्हेन एवर अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अगर कंपनी जो है सिक्योरिटीज को अलॉट कर रही है तो उसे फाइल करना पड़ेगा आरओसी के साथ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसका प्रोसीजर रूल्स में बताया गया। जिसका प्रोसीजर कहां बताया गया? रूल्स में। कौन से रूल में बताया गया? रूल नंबर 12। कौन से रूल में? रूल नंबर 12 के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कब फाइल करना है, किसे फाइल करना है, कौन से फॉर्म में फाइल करना है, उस रिटर्न के साथ क्या क्या भरा जाएगा, क्या क्या अटैचमेंट जाएंगी, वो सारी बातें बेटा रूल नंबर 12 में लिखी है। सबसे पहला उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू रूल 12 कंपनी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को आरओसी के साथ कौन से फॉर्म में भरेगी? पास 3। कौन से फॉर्म में भरेगी? पास 3। पास 1 पास 2 तो हो चुका था, अब अगला नंबर आएगा पास 3 में भरेगी। कितने दिन के अंदर भरेगी? 30 दिन। तो फॉर्म का नंबर है पास 3 और कितने दिन में भरेगी? 30 दिन के अंदर भरेगी इस फॉर्म को। फिर रूल 2 का सब रूल 2 बोलता है कि आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, इस फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। क्या अटैच करना पड़ेगा? लिस्ट सारे अलॉटीज की, जितने लोगों को कंपनी ने अलॉट किया है ना, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन,
कि लिस्ट हमारी पूरी बनकर अटैच होगी पास 3 के साथ, प्लस हर अलॉटी को कितनी सिक्योरिटीज दी हैं ये बात भी हमें आरओसी को पास 3 के अंदर बतानी पड़ेगी। यानी पास 3 के साथ ये 2 अटैचमेंट अलग से जाएंगी, ये 2 अटैचमेंट अलग से जाएंगी। क्लियर है क्या सबको? तो हमेशा जब भी कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट करेगी उसे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है। कौन से फॉर्म में फाइल करना है? पास 3 में फाइल करना है, आरओसी के साथ फाइल करना है, 30 दिन के अंदर फाइल करना है। ठीक है, और इस पास 3 के साथ 2 अटैचमेंट जाएंगी। कौन सी 2 अटैचमेंट जाएंगी? जो कि जनरल है। अरे भाई अलॉटमेंट कर रहे हो तो कितने लोगों को अलॉटमेंट कर रहे हो? सबका नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, और उन्हें कितनी कितनी सिक्योरिटीज दे रहे हो, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दे रहे हो, ये सब हमें बनाकर देनी पड़ेगी। किसको? पास 3 के साथ अटैच करके, ताकि आरओसी को पता रहे कि कंपनी के अंदर कौन कौन सिक्योरिटीज खरीद रहा है, कौन कौन सिक्योरिटीज खरीद रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, ये पब्लिक इशू से रिलेटेड नहीं है, ये पब्लिक इशू से रिलेटेड नहीं है। ये बात रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की, कि कई बार कंपनी क्या करती है, कई बार कंपनी ऐसा करती है कि कंपनी मशीन खरीदने के बदले शेयर्स दे देती है। क्या कंपनी ऐसा करती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50 लाख। क्या इस केस में भी पब्लिक इशू तो नहीं है? हमने किसी वेंडर से मशीन खरीदी, हमारे पास कैश नहीं था, हमने उसे कंपनी के क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। क्या कंपनी ऐसा करती है? ऐसा करती है। तो क्या यहां पर भी अलॉटमेंट हो रहा है? यहां पर भी अलॉटमेंट हो रहा है, यस और नो? तो क्या अगर अलॉटमेंट हो रहा है तो पास 3 फाइल होगा? द आंसर इज यस। लेकिन इस केस में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल फाइल करनी पड़ती है। जब आपकी कंसीडरेशन, जो शेयर्स के बदले आपको कंसीडरेशन मिल रही है, वो अदर देन कैश है। अदर देन कैश मतलब आपको काइंड में मिल रही है, तो उस केस में पास 3 के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या जाएगी वो बोला गया है। तो इन केस ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड एज फुली पार्टली पेड अप फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब काइंड में, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जिससे सिक्योरिटीज अलॉट हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जिससे आपने वो एसेट खरीदा है, जो भी एसेट या सर्विस खरीदी है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। तो आपको कॉपी सिक्योरिटीज की, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, और जिससे आपने वो एसेट खरीदा है, एसेट को आपको कॉन्ट्रैक्ट बना होगा ना मशीन खरीदने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको पास 3 में फाइल करनी पड़ेगी। एंड अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है, अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल होगा, तो फिर कैसे फाइल करोगे? अगर आपने वेंडर के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर पास 3 के साथ हम लोग क्या अटैच करेंगे? पास 3 के साथ? लॉ कहता है इस केस में अगर आपने राइटिंग में नहीं किया तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा, उसे राइटिंग में सारी बातें लिखनी पड़ेगी, उसे स्टैंप कराना पड़ेगा, और स्टैंप कराने के बाद फिर वो वाला कॉन्ट्रैक्ट अटैच करोगे। अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अटैच कर देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ये जो भी आपने सर्विस खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, जो भी शेयर्स के बदले खरीदा है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो खुद से पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उस पर स्टैंप भरो, और स्टैंप भरने के बाद उसे पास 3 के साथ क्या कर देना? अटैच कर देना। सो यही बात है, वेयर अ कंपनी रिफर्ड अबव इज नॉट रिड्यूस टू राइटिंग वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं था तो कंपनी की यह ड्यूटी है कि वो कंप्लीट डिटेल्स उस कॉन्ट्रैक्ट की जो उसने ओरल में करी होगी, उसे स्टैंप करवा के लाएगी, स्टैंप ड्यूटी करवा के स्टैंप कराकर लाएगी, और उसे क्या कर देगी? हमारे साथ फाइल कर देगी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि शेयर्स के बदले, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि हमने, मान लीजिए शेयर्स तो दिए 50 लाख के, शेयर्स तो हमने 50 लाख के दे दिए, बट बदले में हमने मशीन 10 लाख की ली, लेकिन हम कह रहे हैं ये 50 लाख की मशीन है। क्या ऐसा कंपनी कर सकती है कि कंपनी ने जो मशीन ली उसकी रियल वैल्यू है 10 लाख रुपए, उसकी रियल वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए है, लेकिन कंपनी ने अपनी बुक्स में एंट्री मारी
मशीन अकाउंट डेबिट 50 लाख टू शेयर कैपिटल 50 लाख। तो कंपनी इस तरह का फ्रॉड, इससे बताओ नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी के शेयर होल्डर का, जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर तुम कंपनी में सस्ती चीजें खरीदोगे और है ना, सस्ती चीजें महंगे में खरीदोगे तो नुकसान होगा। तो लॉ ने कहा कि आपकी ये जो वैल्यू आप दिखा रहे हो, ये वैल्यू आपको एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करानी पड़ेगी कि सच में आपकी मशीन की वैल्यू 50 लाख है, तभी उस पर क्या करा जा सकता है? भरोसा करा जा सकता है। तभी उस पर क्या किया जा सकता है? भरोसा किया जा सकता है। तो आपको रिपोर्ट डालनी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, जिसने उस कंसीडरेशन की वैल्यू करी होगी। क्योंकि आप तो मशीन को 10 लाख की मशीन को 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी बता सकते हो, और इसीलिए, लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन से जो उस चीज का एक्सपर्ट है, अगर आप उससे वैल्यू करवा लोगे तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। उस पर क्या किया जा सकता है? भरोसा किया जा सकता है। ओके है, डन डन डना डन 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 डना डन डन। ठीक है, इस पॉइंट को आप कट कर देंगे, इस पॉइंट को कट कर देंगे। चलिए, ओके सर, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। चलिए, ये सिंपल सी बात कह रहा है, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया सबसेक्शन 3 में या सबसेक्शन 4 के अंदर डिफॉल्ट कर दिया। सबसेक्शन 3 किसका? सबसेक्शन 4 किसका? सेक्शन नंबर 39 का। यानी अगर आपने सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 में डिफॉल्ट कर दिया तो कंपनी और उसके ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? 1000 रुपीज पर डे। कितनी पेनल्टी लगेगी? 1000 रुपीज पर डे। और वो कब तक लगती रहेगी? मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक, यानी रुपीज 1 लाख, विच एवर इज लेस। ठीक है, विच एवर इज लेस। ओके सर, सारे बच्चे एक बारी खुद से इलुस्ट्रेशन रीड कर लो, खुद से रीड कर लो। अगर नहीं समझा आता है तो मैं समझा दूंगा। खुद से रीड करके ट्राई करो, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं। हिमांशु तेलिया, रिप्लाई तो करो बेटा। कर दिया रिप्लाई? हाय बेटा। और क्या रिप्लाई करूं, बोलो। डन। समझ में आया क्या? समझा? आपको नहीं समझा होगा, मैं बता देता हूं एक बारी आपको क्या हुआ था इसमें। इसकी स्टोरी समझ लो, इस इलुस्ट्रेशन की। मान लीजिए एक कंपनी को 500 करोड़ रुपए पब्लिक इशू लाना था। एक कंपनी को 500 करोड़ रुपए पब्लिक इशू लाना था। तो उसके प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना लिखा होगा? सारे बच्चे बताएंगे। उसके प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना लिखा होगा?
90% लिखा होगा 500 इंटू 0.9, 450 करोड़ रुपए का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा था। 450 करोड़ रुपए का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ था, 450 करोड़ रुपए का। अब पब्लिक ने, ये जो पब्लिक है, बहुत सारे लोगों ने, पब्लिक ने अप्लाई किया कंपनी के पास, एप्लीकेशंस आई कंपनी के पास। कितनी एप्लीकेशंस आ गई? एप्लीकेशंस आ गई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की 80%, मतलब इसकी 450 करोड़ की 80% की एप्लीकेशन आ गई। 360 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन आ गई। मुझे बताओ, क्या यह कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है? क्या अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, सिर्फ 360 करोड़ की एप्लीकेशन आई हैं, तो क्या यह कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है? द आंसर इज नो, ये कंपनी अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती है। अलॉटमेंट करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए कम से कम 450 करोड़, कम से कम 450 करोड़ की एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने ये जो पैसे आए थे 360 करोड़ रुपए, ये जो पैसे आए 360 करोड़ रुपए, इस पैसे से एसेट खरीदने चालू कर दिए। इस पैसे से एसेट खरीदने स्टार्ट कर दिए, जबकि इसे क्या करना चाहिए था? इसे ये पैसे रिटर्न करने चाहिए थे, इसे ये पैसे रिटर्न करने चाहिए थे, बट इसने क्या किया? एसेट खरीदने स्टार्ट कर दिए, एसेट खरीदने स्टार्ट कर दिए। तो यहां पर एक पब्लिक में एक लड़की थी, जिसका नाम क्या था? पब्लिक में एक लड़की थी, क्या नाम था? रश्मि। रश्मि रश्मि ने कहा भाई तुम ये सब गलत कर रहे हो। रश्मि ने कहा तुम ये सब क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो भैया। वन ऑफ द सब्सक्राइबर जिसे 1000 इक्विटी शेयर, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, ठीक है, सही नहीं कर रहे हो। शी हाउ एवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑन द ग्राउंड दैट सच अलॉटमेंट वाज वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कह रही मैं अलॉटमेंट नहीं लूंगी भैया, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो क्या रश्मि सही कह रही है? बिल्कुल रश्मि सही कह रही है, क्योंकि कंपनी ने जो अलॉटमेंट किया है वो क्या किया है? एकदम गलत किया है। कंपनी ने अलॉटमेंट एकदम गलत किया है, इसीलिए उसको, सिर्फ रश्मि के नहीं, कंपनी को सभी के पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, कंपनी को सभी के पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। बट सर ये तो सेबी के अकॉर्डिंग है ना, बट वो सिलेबस में नहीं है। अब शिवानी देखो, मैं इसे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कर देता हूं, ये लो, यही तो दिक्कत है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कर दूं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कर दूं शिवानी बेटा, नींद आ जाएगी आपको। यस सर, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कर दो, चलो ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी को 500 करोड़ रुपए चाहिए थे। मुझे बताओ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से? चलो ये बताओ, अभी देखो, आप बता दो, चलो देखते हैं। मैंने सेबी भूल गया, सेबी भूल गया, सेबी क्या होता है आप बताओ, आप बताओ कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोस्पेक्टस कितना होना चाहिए? कंपनीज एक्ट के कंपनीज एक्ट में लिखा है जितना चाहो उतना प्रोस्पेक्टस में लिख सकते हो, जितना चाहो उतना प्रोस्पेक्टस में लिख सकते हो। कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है जितना प्रोस्पेक्टस में आप लिख दोगे वो मान लिया जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 300 करोड़, मैंने 300 करोड़ प्रोस्पेक्टस में लिख दिया, मैंने 300 करोड़, ठीक है, मैंने 300 करोड़ लिख दिया कंपनी एक्ट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में 450 करोड़ लिखा होगा, बट हम थियोरेटिकली चल रहे हैं, थियोरेटिकली चल रहे हैं। मैंने 300 करोड़ लिख दिया, 300 करोड़। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 80% आया है, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 80% आया है, मतलब यहां पर 300 करोड़ का 80% आया ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 300 करोड़ का 80%, तो 300 करोड़ का 80% कितना होता है? यानी इस कंपनी को 240 करोड़ मिला। क्या कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ पाया? नहीं आ पाया ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है जितना प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला था उसका सिर्फ 80% ही कंपनी को मिल पाया है, उसका सिर्फ 80% ही कंपनी को मिल पाया। अगेन कंपनी फेल हो गई। आप चाहे सेबी की रेगुलेशन लो चाहे किसी की, कंपनी तो फेल हो गई ना, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 80% आ रहा है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस और नो?
डन है। चलिए ओके, फिर यहां पर बता देते हैं आज आपको क्या क्या लिखना है नोट्स में, वो बता देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, खत्म करते हैं। एक सेक्शन टारगेट पूरा नहीं हुआ, ठीक है, टारगेट पूरा नहीं हुआ। चलिए आइए, सेक्शन नंबर 36 लिखेंगे नोट में, सेक्शन नंबर 37 लिखेंगे नोट में, सेक्शन नंबर 38 लिखेंगे नोट में, सेक्शन नंबर 39 लिखेंगे नोट में। 40 अभी नहीं कराया है तो 40 लिखने की जरूरत नहीं है, 40 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके सर। आइए, होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था, लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था बता दीजिए एक बारी। आयुष पांडे सेक्शन 25 बेटा अगले साल होगा, बेटा अगले साल। जल्दी बता दो फटाक से, तुरंत से पहले, उससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। चलिए, तो यहां पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। यस केशव, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट्स नहीं डाले हैं, कंपनीज एक्ट के डाले हैं, ठीक है केशव। आएंगे बेटा, सब सब चीजों पर आएंगे, डोंट वरी। सुधाकर बेटा, चलिए अश्वनी बेटा पूछो बेटा सवाल, तुम गुस्सा मत हो बेटा, कह रहा है मैं तब से सवाल पूछ रहा हूं आप दे नहीं रहे हैं, मैं आपको बहुत मारूंगा। बेटा अश्वनी, टीचर को कौन मारता है यार, क्यों गरीब को सताते हो तुम लोग। कल न्यू चैप्टर होगा, अगर महिमा आज चैप्टर खत्म हो गया तो कल न्यू चैप्टर होगा, अगर आज चैप्टर खत्म नहीं हुआ है तो कल न्यू चैप्टर नहीं होगा। अब अश्वनी लिख नहीं रहा है फिर रोएगा। चलिए ठीक है, बाय।